पेशे खिदमत है कहानी। साहिर पूरी जिंदगी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, इसलिए कराची जाने के तसव्वुर से दिल कांप रहा था। वैसे कराची की रंगीन दास्तानें दिल लुभाती थीं। चौधरी अल्लाह वसाया का बेटा गुल्लू भी तो कराची ही में था, और जब पूरे 1 साल के बाद वो कराची से चक पहुंचा था तो धूम मच गई थी। सबके सब उससे मिलने गए थे और चौधरी गुलाम अली जैसे मगरूर आदमी ने गुल्लू को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया था। गुल्लू मेरा बचपन का दोस्त था और जब वो 1 साल के बाद चक पहुंचा तो मैं भी बेइख्तियार उससे मिलने गया था। लेकिन गुल्लू बदल गया था। लुंगी की जगह पतलून ने ले ली थी, बीड़ी की जगह ये लंबे लंबे सिगरेट पीता था। कलाई पर खूबसूरत घड़ी बंदी थी और वो एक एक से अंग्रेजी बोल रहा था। मैं तो उसे देखता रह गया था। गुल्लू मुझसे इस खलूस से नहीं मिला जिस तरह मिलता था, इसलिए तबीयत थोड़ी सी मुकद्दर जरूर हुई, लेकिन सब टाल रहे थे, मैं भी टाल गया। वो 15 दिन गांव में रहा, 8-10 दिन के बाद ठीक हो गया था, और उसके बाद जो उसने कराची के किस्से सुनाए तो नौजवान दिल महसूस कर रह गए। सब सोच रहे थे कि काश वो भी गुल्लू की तरह कराची जा सकते। दूसरे साल गुल्लू फिर गांव पहुंचा था और फिर वो नूरुन्निसा उर्फ नूरी से शादी करके दोबारा कराची चला गया। नूरा को वो गांव ही छोड़ गया था। कराची के ख्वाब सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत से दोस्तों की आंखों में बसे हुए थे। बहरहाल उसके बाद जो भी कभी कराची गया, वापसी में उसने ऐसी अनोखी कहानियां सुनाई कि कराची हमारे लिए ख्वाबों का शहर बन गया। मैंने भी कराची के ख्वाब बहुत देखे थे, लेकिन बहुत यकीन था कि मुझ जैसे लोग कराची नहीं जाते। लेकिन तकदीर के बारे में कौन कह सकता है। हालात ने मेरे लिए भी राह निकाल ही दी। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी करते थे। घर में हम 5 अफराद थे, मेरी माँ, बाप, 2 बहनें और मैं। हम दोनों बाप बेटे इस छोटी सी जमीन से रोजी हासिल करते थे, लेकिन गुजारा मुश्किल ही से होता था। खून पसीना एक करके बस इतना ही मिलता था कि साल के 8 महीने तो आराम से गुजरे और 4 महीने कसम पुरसी के आलम में। मैं तो बचपन ही से आजाद फितरत का मालिक हूँ, लेकिन बाबा की कमर रोज बरोज झुकती जा रही थी। खास तौर से बहनों का ख्याल उन्हें मारे डाल रहा था, क्योंकि गांव की सारी हवाएं उनके जिस्मों में जाकर उन्हें गुब्बारे की तरह फुला रही थीं, और दोनों में मुकाबला हो रहा था कि पहले कौन जवान हो। लेकिन उनकी जवानी का बोझ बाबा की कमर पर पड़ रहा था और वो रोज बरोज झुकती जा रही थी। उसने नजर भरकर दोनों बेटियों को देखना छोड़ दिया था। अक्सर वो मुझसे सवाल करता कि इनका क्या होगा, इनके लिए तो फूटी कोड़ी भी जमा नहीं हो सकी। अब अगर कोई रिश्ता मिल गया तो क्या करेंगे? ख्याल मुझे भी था, लेकिन मेरे पास जवाब कहाँ था। लेकिन उस वक्त मैं उलझन में फंस गया जब अचानक बाबा फालिज का शिकार हो गया। हकीम, दवा दारू और न जाने क्या क्या, सारी जिंदगी अजाब होकर रह गई थी। बाबा लाख मना करता, लेकिन हम उसे मौत के हवाले तो नहीं कर सकते थे। तकदीर हमारी छोटी सी जमीन भी खा गई। सब कुछ बाबा की बीमारी पर लग गया। हमने बाबा को तो बचा लिया, लेकिन खुद हमारी जिंदगियां हम पर बोझ बन गई। कुछ भी तो नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी। ऐसे नाजुक वक्त में जिम्मेदार कलीम अली ने हमारी मदद की। उसने बाबा को अपने घर के कामकाज के लिए नौकर रख लिया और मेरे लिए तजवीज पेश की कि मैं कराची चला जाऊं और वहां जाकर किस्मत आजमाऊं। कलीम अली हमारे लिए फरिश्ता साबित हुए थे। घर वालों को 2 वक्त रोटी मिलने लगी थी, जिसका कहीं और आसरा नहीं था। उस फरिश्ता सिफ्त आदमी ने मुझे कराची जाने के लिए कुछ रकम भी दी थी। वो खलूस दिल से हमारी मदद कर रहा था, और इस जमाने में किसी की बेगर्ज मदद मुमकिन नहीं है, लेकिन चौधरी कलीम अली हमेशा का नेक इंसान था। ये सब कुछ तो था, लेकिन कराची जाने का तस्वुर, मैंने तो कभी तवील सफर नहीं किया था, ज्यादा से ज्यादा अपने चक से दूसरे चक। लेकिन अब इतना लंबा सफर करना था, और वो भी कराची का। रेल की पटरी हमारे गांव के सामने से जरूर गुजरती थी, लेकिन स्टेशन नहीं था। एक बार एक खराब बोगी रेलवे लाइन से उतारकर यहाँ डाल दी गई। उसे अंदर से जरूर देखा था और बस, लेकिन अब रेल में भी बैठना था। बहरहाल सामान की पोटली बंद हो चुकी थी। नसीहतों की पोटली बांधी जा रही थी। अपने कांधों पर हमेशा 2 बहनों का बोझ महसूस करना, हमारा तन्हा सहारा हो। तुम्हारी जरा सी गलती 4 जिंदगियों का खून कर देगी। कराची तिलिस्मी शहर है, उसके तिलिस्म में मत खो जाना। इस किस्म की हजारों नसीहतें, फिर फरमाइशें। भैया जब आओ तो मेरे लिए झुमके जरूर लाना, नसीमा ने कहा। मेरे लिए भी एक चीज ले आना भैया, जरीना ने शरारत से कहा।
یہ میری لاڈلی بہن تھی اور شریر بھی بہت تھی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کان میں بتاؤں گی، زرینہ بولی اور میں نے کان جھکا لیا۔ کراچی کی ایک خوبصورت سی بھابھی۔ کہوں ابا سے؟ میں نے اسے گھورا۔ فرمائش میں نے تم سے کی ہے، ابا سے کیا کہو گے؟ وہ بھی آنکھیں نکال کر بولی، کل تو کہے گی کہ میرے لیے بھی کراچی سے کوئی خوبصورت سا دولہا لے آنا تو؟ میں نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ زرینہ بھاگ گئی۔ بہرحال آخری وقت آ گیا۔ ذمہ دار صاحب کی بیل گاڑی مجھے لے کر چل پڑی۔ ابا اور ایک آدھ دوست ساتھ تھے جو مجھے چک نمبر 20 کے چھوٹے سے اسٹیشن چھوڑنے آئے۔ میرے دوستوں نے مجھے کراچی دیکھنے کی پرخلوص مبارکباد دی تھی اور پھر میرے لیے ٹکٹ خریدا گیا۔ باقی رقم کمر کے نیچے احتیاط کے ساتھ باندھی گئی اور میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ بڑے بڑے بابو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری تو ہمت ہی نہیں پڑی کہ کسی کے ساتھ بیٹھوں، اور پھر جگہ بھی کم تھی، چنانچہ اپنی پوٹلی ایک جگہ رکھ کے میں بیٹھ گیا۔ عجیب حالت تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سارے لوگ مجھے گھور رہے ہوں اور میں پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ ٹرین کھسکی تو ابا نے آنسو بھری آنکھوں سے خدا حافظ کہا۔ یہ آنسو میرے دل پر گرے تھے اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابا کا بوجھ ضرور بانٹوں گا۔ کراچی جا کر سخت محنت کروں گا اور خوب روپیہ کما کر بھیجوں گا۔ بہرحال ٹرین چل پڑی، لیکن ڈبہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ میں تو جہاں بیٹھا تھا وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ تجسس نے سر ابھارا تو جھانک کر باہر دیکھا اور سوچا کہ لوگ فضول باتیں کرتے ہیں۔ ٹرین کہاں چلتی ہے، اصل میں تو زمین دوڑتی ہے۔ اسٹیشن آتے رہے، ٹرین رکتی رہی، دوڑتی رہی یا زمین دوڑتی رہی اور ٹرین بدنام ہوتی رہی۔ کچھ بھی ہوا ہو، میں کراچی پہنچ گیا۔ زمین کی دوڑ مجھے ہنگاموں کی بستی میں لے آئی، لیکن یہ بستی تھی جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ راستے بھر میں نے منصوبے بنائے تھے، ایک کے بعد ایک خیال ذہن میں آتا رہا تھا۔ کراچی جاؤں گا، کام کروں گا، گلو کو تلاش کروں گا۔ وہ تو بابو ہے، نہ جانے بابو کیسے بن گیا، اس سے پہلے تو میرے جیسا تھا۔ ممکن ہے میں بھی بابو بن جاؤں، ممکن ہے کراچی آنے کے بعد ہر شخص بابو بن جاتا ہے، لیکن جس جگہ سارے لوگ اترنے لگے وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ انسانوں کا ایک عظیم ہجوم تھا۔ اتنا بڑا ہجوم تو میلوں میں نظر آتا تھا، لیکن یہاں تو کوئی میلہ نہیں تھا، نہ سرکس تھا، نہ جھولے، پھر بھی اتنے سارے لوگ تھے۔ میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، اتنا حیران ہو رہا تھا کہ کراچی کے بارے میں جتنی داستانیں سنی تھیں سب میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ بس میں پاگلوں کی طرح ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا۔ بچپن میں طلسماتی شہروں کے بارے میں جتنی کہانیاں سنی تھیں سب میرے ذہن میں جاگ اٹھی تھیں۔ بہرحال حیرت کا یہ وقفہ خاصا طویل تھا۔ ریلیں آتی جاتی رہیں۔ تب میں نے سوچا یہاں کھڑے رہنے سے کیا فائدہ، اب تو جادو نگری میں آ ہی گئے ہو تو آگے بڑھو، اور میں آگے بڑھنے لگا۔ جس طرف سے دوسرے لوگ آ جا رہے تھے میں بھی اسی طرف بڑھ گیا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ باپ رے باپ، میلے کی وہی جگہ نہیں تھی، باہر بھی میلہ ہی تھا۔ موٹریں دوڑ رہی تھیں۔ ان سڑکوں پر انسان کس طرح زندہ رہتا ہوگا، میں نے سوچا، لیکن مجھے لاشیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں، اس لیے لوگ زندہ ہی رہتے ہوں گے۔ لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا، یوں بے وقوف بنا رہا تو کیا کر سکوں گا۔ بزرگوں کا کہنا ہے جیسا دیس ویسا بھیس۔ آخر اپنے وطن کا شہر ہے، اپنے ہی بھائی بند ہیں۔ ابھی تو مجھے نہیں جانتے، جب جان لیں گے تو میں یہاں اجنبی نہیں رہوں گا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کسی سے شناسائی حاصل کی جائے اور اس کے لیے میں مناسب آدمی کا انتخاب کرنے لگا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھایا تھا، تب میں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، بھائی صاحب، او بھائی صاحب۔ وہ شخص رکا، مجھے دیکھا اور نفرت سے منہ بنا کر آگے بڑھ گیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، یہ کیا ہوا؟ میں نے اس سے کیا کہا تھا؟ سیدھی سادی تو بات کی تھی، اس میں نفرت کی کیا بات تھی؟ نہیں بھائی، یہ کراچی اپنی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں تھی، بالکل بھی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے سوچا یہاں سے کچھ دور چل کر اس سلسلے میں کوئی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں آگے بڑھنے لگا اور پھر وہاں سے کافی دور نکل آیا۔ بیچ سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں، اس طرح پاس سے گزر جاتی تھی کہ میں دیکھتا رہ جاتا تھا، اس لیے اب سڑک سے کافی نیچے اتر کر چل رہا تھا۔ سڑک تھی کہ شیطان کی آنت نہ جانے کہاں تک چلی گئی تھی۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والی چیز یہاں کے مکانات اور دکانیں تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس جادو نگری کا کیا بھید تھا اور یہاں رہنے والے کیسے تھے۔
बड़ी मुश्किल से एक बार फिर हिम्मत की और एक तन्हा शख्स को रोका। भाई साहब, मैंने आवाज दी और वो रुक गया, लेकिन चेहरे पर कोई मुलायमत नहीं थी, होंठ मुस्कुराहट से आ रही थे। मैं करीब पहुंचा तो उसका चेहरा कुछ और खुश्क हो गया। हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से गला साफ किया। भाई साहब, मैं पंजाब से आए हो? क्यों? वो तंजिया अंदाज में बोला, लेकिन मैं खुशी से खिल उठा। हाँ, मैंने जोर से गर्दन हिलाई। और तुम्हारी जेब कट गई, अब तुम्हारे पास वापसी के पैसे नहीं हैं। क्यों? उसने कहा और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने घबराकर अपनी पोटली टटोली जिसमें मेरी रकम महफूज थी। ये शख्स क्या बकवास कर रहा था। भाई साहब, वो मैंने कहना चाहा, लेकिन उसने फिर मेरी बात काट दी। शर्म नहीं आती तुम्हें, जलील? और उसके साथ ही वो आगे बढ़ गया। मैं हैरानी से सर खुजा कर रह गया। देखने में तो वो मर्द ही मालूम होता था। ये बात तो लड़कियां उस वक्त कहती हैं जब कोई रास्ते में उन्हें छेड़ दे। अरे बाप रे, कोई गड़बड़ हो गई, जरूर गड़बड़ हो गई। गुल्लू ने कहा था कि कराची में मर्दों और औरतों की पहचान बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर मर्द बिल्कुल लड़की नजर आते हैं और लड़कियां मर्द। तो क्या वो कोई औरत थी? अगर ऐसी बात है तो फिर तो वाकई गलती हो गई। मगर मूंछें, हाँ मूंछें भी तो थी। तो क्या कराची की औरतें मूंछें भी उगा लेती हैं? मगर किस तरह? मूंछों का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं इस सूरत हाल से बहुत खौफजदा हो गया था। वो तो शुक्र है उसने गड़बड़ नहीं की। अगर बात बिगड़ जाती तो? अब तो बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। मर्दों और औरतों की तमीज भी ना हो सके तो मुसीबत यकीनी है। लेकिन अब कहाँ तक चलूं? सड़क तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, और ना उसके दूसरी तरफ बने हुए मकानात में ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ गया। शाम भी झुकाई थी, रोशनियां जलने लगी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा। इस अजीम और शान शहर में मुझे उस आसमान के नीचे कहाँ पनाह मिल सकेगी, मैंने सोचा। और इतने सारे लोगों में तो गुल्लू की तलाश भी मुश्किल है, जो फिल वक्त मेरा सहारा बन सकता था। गांव से चलते हुए मुझसे यही कहा गया था कि गुल्लू का पता मालूम करके उसके पास क़याम करो। मेरे घर वाले भी इस हकीकत से ना आशना थे। वो नहीं जानते थे कि कराची में गुल्लू का पता मालूम करना कितना मुश्किल होगा। चुनाचे उन्होंने भी बड़े आराम से कह दिया था, अगर यहाँ आए तो पता चलता कि यहाँ गुल्लू जैसे लोग इस तरह गायब होते हैं जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते में से एक मक्खी। काफी देर गुजर गई। भला मैं ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर कैसे कर सकता था? चलता रहा। सड़कों की कोई हद नहीं थी, ना जाने कहां कहां फैली हुई थी। अजीबोगरीब रास्ते थे, ऐसे कि अकल देखकर हैरान हो जाए। बहरहाल इन रास्तों को तो तय करना ही था। बहुत देर तक मैंने अपना सफर जारी रखा और उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, लेकिन उसके बाद तेज, खूब तेज। जरा सी देर में मैं भीग गया और दूसरे लम्हे मैंने एक इमारत की तरफ दौड़ लगाई। बारिश इतनी तेज थी कि अब खुली जगह में गुजारा मुमकिन नहीं था। चुनाचे उस बोसीदा सी इमारत में मैं अंदर तक चला गया। पनाह की तलाश थी। फिर एक साइबान के नीचे रुका, लेकिन खुदा की पनाह, बाहर से बोसीदा नजर आने वाली ये इमारत अंदर से किस कदर हसीन थी, इतनी खूबसूरत कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बहुत से कमरों में रोशनी नजर आ रही थी। बहरहाल मैं बारिश से बच गया, लेकिन बच क्या गया। पूरा बदन शराबूर हो रहा था, पानी टपक रहा था लिबास से। मुझे अपनी बेबसी पर बड़ी परेशानी हुई। कपड़े पोटली में थे, लेकिन पोटली भी भीग गई थी। काफी वक्त गुजर गया। बारिश उसी जोरों शोर से जारी थी और कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बहरहाल रात यहाँ गुजारी जा सकती है, मैंने सोचा और फैल कर बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि दफतन एक कमरे का दरवाजा खुला और एक मोटी सी औरत बाहर निकल आई। ये तो 100% औरत थी, लेकिन उसने मुझे देखकर एक जोरदार चीख मारी और वापस अंदर घुस गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया था। मैं बौखला गया। ये मुसीबत आई। मुसीबत को आना था सो आ गई, और तन्हा नहीं आई थी। उसके साथ 2-3 लंबे तड़ंगे मस्टंडे भी थे, जिनके हाथों में मुड़ी हुई लकड़ियां थी। घेर लो, पकड़ लो, भागने ना पाए, वो आवाजें लगाने लगे। लेकिन दूर ही दूर से ना जाने वो किससे ये बात कह रहे थे। अभी पुलिस आ जाएगी, फोन करो, अरे मार मार कर भेजा निकाल दो साले का। वो बेवकूफों की तरह चीख रहे थे और मैं
हैरानी से उनकी शक्लें देख रहा था। ना जाने वो किसके बारे में ये बात कह रहे थे। फिर मोटी औरत ने दरवाजे में से गर्दन निकाली। पकड़ लिया, वो सहमी हुई आवाज में बोली। अभी नहीं, मगर जाएगा कहाँ साला, अभी पुलिस आती है। आपने फोन कर दिया? ओह कमबख्त, फोन डेड है, लाइन खराब हो गई। औरत की आवाज उभरी और मैं उठ खड़ा हुआ। लेकिन जो ही मैं खड़ा हुआ उनमें भगदड़ मच गई। पकड़ो 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 की आवाजें तेज हो गई थी, लेकिन कौन किसे पकड़ रहा था मैं अभी तक मालूम नहीं कर सका था। मोटी औरत ने दरवाजा बंद कर लिया था और फिर दरवाजे के पीछे से उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। पकड़ लिया? नहीं मालकन, पिस्तौल है साले के पास। पिस्तौल? आवाज एक दिलदोज चीख की शक्ल में उभरी और फिर मादूम हो गई। उसी वक्त बाहर से रोशनियां नजर आईं और एक मोटर इमारत के साहिबान के सामने आकर खड़ी हो गई। साहब आ गए, साहब आ गए। वो आवाजें फिर उभरी। क्या बात है, क्या हो रहा है? साहब मुझे और इन लोगों को देखते हुए आगे बढ़ाए। चोर है साहब, हम इसे पकड़ रहे हैं, किसी ने कहा और साहब भी जल्दी से पीछे हट गए। अब वो मुझे घूर रहे थे और ये बात अब मेरी समझ में आई थी कि वो मुझे चोर समझ रहे हैं और इतनी देर से मुझे ही पकड़ा जा रहा है। चोर है तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? फोन खराब है साहब। तो फिर इसे पकड़ लो, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मगर साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आगे बढ़कर कहा और साहब जितना आगे आए थे उतना ही पीछे हट गए। चोर नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बारिश हो रही थी जी, बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गया और रात गहरी होने पर अंदर घुस जाते। क्यों? मैं तुम लोगों को खूब समझता हूँ। साहब ने जहानत का मुजाहरा किया। नहीं जी, बारिश खत्म होती तो बाहर चला जाता, मैंने जवाब दिया। चलो भागो यहाँ से, ये कोई रेस्ट हाउस नहीं है, चलो। साहब गरजे और मैं पोटली संभाल कर खड़ा हो गया। ओह, इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं जी। अच्छा, निकलो यहाँ से, माँ साजो सामान के बसेरा करने आए थे। मैं कहता हूँ तुम जाते हो या मैं तुम्हें गोली मार दूं। साहब ने जेब में हाथ डाला। अब न जाने पिस्तौल था भी या यूं ही धमकियां दे रहे थे। बहरहाल पहला तजर्बा हुआ था। कराची वालों का इखलाक इतना खराब है ये गुल्लू ने नहीं बताया था। बारिश अब हल्की हो गई थी। मैं बाहर निकल आया। अपने पीछे इन बद इखलाक लोगों को ना जाने क्या क्या बकवास करते छोड़ आया था। सड़कों पर पानी जमा हो गया था, लेकिन पक्की सड़कें थीं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं चलता रहा और रात का ना जाने कौन सा पहर बीत गया। ना जाने मैं कहाँ पहुंचा। उस वक्त मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। अब तो किसी औरत के साए में पनाह लेने से भी खौफ महसूस हो रहा था। फिर मुझे एक कब्रिस्तान नजर आया और मैंने गहरी सांस ली। कब्रिस्तान में चंद दरख्त भी थे। एक दरख्त के नीचे एक मकान भी नजर आया था। यही दरख्त ऐसा था जिसके साए में मैं पनाह ले सकता था। यूं भी बुरी तरह थक गया था और अब मजीद चलने की हिम्मत नहीं थी। मैं थका हारा बैठ गया। लेकिन रंगीन कराची की बदनुमाई ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बैठे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्त के नीचे बने हुए मकान के दरवाजे पर दो आदमी नजर आए, जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए निगाहों से ओझल हो गए थे। उसके बाद एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, थोड़ी देर तक खड़ी रही और फिर चली गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा एक मोटरसाइकिल आई और उससे उतरने वालों ने मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई निकला, फिर अंदर चला गया, फिर वापस आ गया और मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट हो गई। लेकिन उसकी तेज रोशनी मेरे ऊपर पड़ी थी और मेरी आंखें बंद हो गईं। वो मोटरसाइकिल भी चली गई, लेकिन अभी उसे गए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफतन अकब से मेरे ऊपर मुसीबत टूट पड़ी। थप्पड़ों, लातों और गूंसों की बारिश होने लगी और मेरे हवास जवाब दे गए। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल सकी थी। पहले तो मुझे खूब मारा गया, फिर कई आदमी मुझे पकड़े हुए मकान के अंदर ले आए। बाहर से यूं ही सा नजर आने वाला मकान अंदर से कुशादा और रोशन था। एक बड़े से कमरे के पक्के फर्श पर मुझे धक्का दे दिया गया। ओह, रमजानी उस्ताद, मैं इसे पहचानता हूँ, मशकूक आदमी है। मैंने अक्सर इसे करामते के पास देखा है, एक आदमी ने कहा। रमजानी से वाकिफ नहीं है क्या? एक और शख्स ने गुर्राते हुए कहा। ठिगने कद का बेहद खतरनाक सूरत आदमी था। चेहरे पर जख्मों के कई निशान थे। उसकी आवाज भी बेहद खौफनाक और भारी थी। क्यों, किसने लगाई है तुम्हारी ड्यूटी? दूसरे आदमी ने पूछा। कैसी ड्यूटी साहब? बनो मत, रमजान की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता।
तुम्हें मालूम है हम कमीशन देते हैं। भाइयों, मेरा नाम सरदार अली है, चक नंबर 12 का रहने वाला हूँ। कराची नौकरी की तलाश में आया हूँ। बारिश से बचने के लिए जब कहीं पनाह नहीं मिली तो यहाँ आ बैठा था। मैं तुम्हें कोई सुना भाई, ये चक नंबर 12 से आया, इसे चक नंबर 13 में पहुंचा दो, सुबह को देखेंगे, ये धंधे का वक्त है। रमजान ने कहकहा लगाकर कहा और चंद लोगों ने मुझे पकड़ लिया। फिर उसी इमारत में सीढ़ियों के जरिए नीचे ले जाया गया और एक कमरे में कैद कर दिया गया। कराची वाकई रंगीन जगह है, मैंने सोचा, लेकिन यहाँ के रंग निराले हैं, कोई बात समझ में नहीं आती। बहरहाल ये सुकून की जगह थी। हालांकि काफी मार पड़ी थी, लेकिन मेरे तवाना बदन ने उन चोटों का ज्यादा असर नहीं कबूल किया था। मैंने बंद दरवाजे को देखा और फिर उसे अंदर से भी बंद कर लिया। इसके अलावा अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने अपने भीगे हुए कपड़े उतार दिए। पोटली उन कमबख्तों ने अपने कब्जे में कर ली थी, वरना दूसरे कपड़े पहन लेता। मजबूरन उन्हीं कपड़ों को निचोड़ कर पहन लिया। सख्त नींद आ रही थी, इसलिए फर्श पर लेटकर सो गया। सुबह को जो होगा देखा जाएगा। दिन को ना जाने किस वक्त आंख खुली। भूख के मारे जान निकल रही थी। पहले तो लेटा रहा, फिर सोचा कुछ करना चाहिए, वरना भूख से ही मर जाऊंगा। तब मैंने दरवाजा अंदर से खोला और उसे जोर जोर से पीटने लगा। देर तक दरवाजा पीटते रहने के बाद किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजे में एक खिड़की खुल गई। एक पतली सी दर्ज थी जिससे किसी औरत की सूरत नजर आई। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? रमजान तुम्हारी अंतड़ियां निकाल देगा। मैं भूखा हूँ। तो क्या तुम्हारे बाबा ने यहाँ होटल खोल रखा है? मेरी पोटली में सत्तू और गुड़ रखा है, वो दे दो। पोटली रमजान के पास है, तो रमजान को बुला दो, वो सो रहा है, जगा दो उसे। मैं भूखा हूँ और जब मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ नहीं देखता। मुझे वाकई गुस्सा आने लगा था। मरता रहे इसी तरह, मेरा क्या है? अगर दरवाजा पीटा तो बिन मौत मारा जाएगा। रमजान की नींद खराब हो जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता। औरत ने दर्ज बंद की और फिर चली गई। मेरी भूख बढ़ती जा रही थी और पारा भी चढ़ रहा था। जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैं एक बार फिर उठा और मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर अपने बाएं शाने पर टक्कर मारी। उस टक्कर से तो पूरे गांव के लोग घबराते थे। दरवाजा चरचराया और उसका एक कवाड़ अलग हो गया। मैं बिफरे हुए तेंदुए की तरह बाहर निकल आया था, लेकिन सामने ही दो आदमी नजर आए जो एक पेटी में बोतलें भर रहे थे। वो इस तरह उछले कि बोतलें उनके हाथ से गिरकर टूट गईं और कोई सुर्ख सा पानी फर्श पर बहने लगा। दूसरे लम्हे वो संभल गए। पकड़ लो साले को, मारो, उनमें से एक ने कहा। देखो, और इसके साथ ही उन्होंने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। कई घूंसे खाए मैंने उनके और फिर खुद भी हाथ घुमा दिया। अब मजबूरी थी, इसके बगैर चारा ही नहीं था। एक ही हाथ काफी था उस शहरी बाबू के लिए। वो उछलकर दीवार से जा टकराया और फिर खड़ा ना हो सका। मैंने आगे बढ़कर दूसरे को पकड़ लिया और फिर उसे भी दीवार पर दे मारा। लेकिन उसी वक्त सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर दो आदमी नीचे उतरते नजर आए। उनमें एक तो रमजान था और दूसरा कोई बाबू। रमजान ने हैरत से उखड़े हुए दरवाजे को देखा और फिर अपने दोनों साथियों को। क्या हो रहा है ये? वो धाड़ा और दूसरे लम्हे पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन बाबू ने उसे रोक लिया। यही है? उसने पूछा। हाँ, यही है। तुम बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी हो रमजान। क्या सूरत से तुम्हें ये हमारा आदमी मालूम होता है? बाबू ने कहा। किसी दूसरे इलाके का हो सकता है। बकवास कर रहे हो? क्या हम अपने आदमियों को नहीं पहचानते? और फिर ये हमारा इलाका है, यहाँ कोई दूसरा दखल क्यों देगा? तुम कमीशन पहुंचाते रहो और धंधा जारी रखो। तुम्हें इत्मीनान है बाबूजी? हाँ यार, मैं जमानत देता हूँ तुम्हें। खामखा मुझे परेशान किया। देखें, इस साले ने गड़बड़ की है, दरवाजा भी तोड़ दिया। तुम ऊपर चलो, मैं इसे देखता हूँ। गरीब देहाती है, कोई नुकसान मत पहुंचाना, बाबू ने कहा और वापस सीढ़ियों से ऊपर चला गया। तब रमजान मुझे घूरने लगा। क्यों बे, लफड़ा कर रहा था? रमजान को नहीं जानता? ये पिस्तौल फेंक दो और फिर मुझे भी जान लो, मैंने बेखौफी से कहा। गैर जगह थी, वरना मेरे गांव के लोग मुझसे अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन रमजान को मेरी बात बुरी नहीं लगी और वो हंस पड़ा। चल यारी कर ले, धोखे में मारा गया ससुरा। बारिश से बचने के लिए यही जगह रह गई थी।
चल दोस्ती कर लें, पहले मुझे खाना खिलाओ, मैं भूखा हूँ। मैंने कहा, आजा मेरे लाल, चल आजा, आजा मेरे पीछे पीछे। उसने कहा। जमीन पर पड़े हुए आदमियों पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी थी। मैं उसके साथ चल पड़ा और वो मुझे लिए हुए ऊपर के कमरे में पहुंच गया, जहां वही औरत मौजूद थी। बाबू चले गए? उसने पूछा। हाँ, मगर ये नहीं, ये ठीक है, भूखा है, जा जल्दी से खाना ले आ, रमजान ने कहा और वो चली गई। अच्छी खासी शक्लो सूरत की औरत थी, उम्र 28-30 साल से ज्यादा ना होगी। बैठ जा पटोले, कहाँ से आया है? रमजान ने हंसते हुए पूछा। बता चुका हूँ, कल ही आया था और सीधा कब्रिस्तान चला आया। रमजान को मौका बेमौका हंसने की आदत थी। ये कराची है? मैंने नफरत भरे लहजे में पूछा। ये तो रमजान का घर है माशूक, कराची तो बहुत बड़ा है। वो हंस पड़ा। रात को बारिश हो रही थी, मैंने एक घर की छत के नीचे पनाह ली तो वो मुझे चोर समझे। फिर सोचा कि कब्रिस्तान में बारिश से बचूं, तो औरत खाना ले आई और मैं खामोश हो गया। बहरहाल खाना बहुत अच्छा था। जरा सी देर में मैंने बर्तन खाली कर दिए। वो दोनों आदमी भी अचानक ही कमरे में पहुंच गए थे, जिन्हें मैंने ठोक दिया था। माल भर दिया तुम लोगों ने? रमजान गुर्राया। हाँ दादा, मगर ये यार है अपना, जाओ माल ले जाओ, मगर एहतियात से, सब तुम्हारे बाप नहीं हैं, रमजान ने कहा और वो दोनों चले गए। हाँ तो पटोले, नौकरी करने आया है चक नंबर 12 से? हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या काम जानता है? कोई काम नहीं जानता। पढ़ा लिखा है कुछ? नहीं। ठीक है, फिर तू कोई गवर्नमेंट अफसर ही लग सकता है, और कोई नौकरी मिलना मुश्किल है। रमजान फिर हंस पड़ा, फिर बोला, पैसे कमाना है मेरी जान तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उसकी सूरत देखने लगा। फिर मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, देखो रमजान भाई, मैं पूरी जिंदगी में पहली बार घर से बाहर निकला हूँ। कराची मेरी समझ से बाहर है। कुछ समझ में नहीं आता यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, कोई किसी का अजीज रिश्तेदार या दोस्त है कि नहीं। यहाँ मेरे गांव के कई आदमी हैं, उनमें गुल्लू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बहरहाल यहाँ आकर तो ये अंदाजा होता है कि गुल्लू की तलाश नामुमकिन है। इन हालात में मुझे किसी की जरूरत है। तुमने गलत फहमी की वजह से मेरे साथ जो सलूक किया है, मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। और कराची में रमजान जैसे आदमी का मिलना भी आसान बात नहीं है। मैं नहीं समझा। मेरे साथ रहेगा तो कुछ बताऊंगा, जानता है मैं कौन हूँ? नहीं रमजान भाई, दुनिया की निगाहों में एक गोरकन जो कब्रें खोदने का काम करता है, लेकिन मुर्दों से ज्यादा मैं जिंदों को आसानी से दफना देता हूँ। रमजान ने खौफनाक लहजे में कहा। मतलब ये कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है। जिसने मुझसे गद्दारी की, मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। मैं जो काम तेरे हवाले करूं, पूरी ईमानदारी से अंजाम देना। ऐसा ही होगा रमजान भाई, होशियारी भी जरूरी है। जो काम तुम मुझे बताओगे मैं होशियारी से करूंगा, तो फिर ऐश भी करेगा। किस्मत वाला है कि मेरे पास आ गया, वरना ना जाने कहां कहां मारा फिरता 2 वक्त की रोटी के लिए। फिर वो औरत को आवाज देकर बोला, छमिए, ये मेरा यार है, आज से यही रहेगा, मैंने इसे धंधे में शरीक कर लिया है। औरत मुस्कुराई और उसने गर्दन हिला दी। इसके लिए कोई कमरा ठीक कर दूं? हाँ, ख्याल रखियो इसका। अच्छा सरदारे, अब तू आराम कर, कल से काम तेरे हवाले कर दूंगा, मैं जरा जा रहा हूँ। मैंने मुतशक्कराना अंदाज में गर्दन हिला दी और रमजान चला गया। दिल ही दिल में मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर हुई, लेकिन अब सहारा मिल गया था। ये सहारा मेरे लिए बेहद कीमती था। औरत मुझे उस कमरे में छोड़कर निकल गई और थोड़ी देर के बाद वापस आई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और मैंने उसमें हल्की सी तब्दीली महसूस की थी। उसके बिखरे हुए बाल सुलझकर बंधे हुए थे और होंठों पर हल्की सी सुर्खी की तह चढ़ी हुई थी। तुम्हारा नाम सरदार है ना? हाँ, मेरे मामू का एक बेटा था, उसका नाम भी सरदार था। अच्छा, मैंने अहमकों की तरह गर्दन हिला दी। बचपन ही में मेरी उससे मंगनी हो गई थी। अच्छा, मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। मुझे शर्म आ रही थी, दूसरे की औरत थी, मगर किस बेतकल्लुफी से मुझसे बातें बनाने बैठ गई थी। मगर फिर शादी नहीं हुई। वो ठंडी सांस लेकर बोली और फिर एकदम कहने लगी, चाय पियोगे? पिला दो। मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, आओ
तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं। और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। मेरे कमरे में एक पलंग था जिस पर दरी बिछी हुई थी, 3 कुर्सियां और एक मेज पड़ी हुई थी। गुसलखाना इस तरफ है। उसने बाहर इशारा किया। ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो फिर बाहर निकल गई और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। वो किस बेतकल्लुफी से मुझसे बातें कर रही है, जरा भी झिझक नहीं है। गुल्लू के सुनाए हुए बहुत से किस्से मुझे याद आ गए। कराची की रोमान परवर फिजाओं की बहुत सी कहानियां गुल्लू ने मुझे सुनाई थी। लेकिन दूसरे लम्हे मैं कांप कर रह गया। छमिए रमजान की औरत है और रमजान सूरत ही से खौफनाक मालूम होता है। उसकी तरफ तो पूरी नजर भी नहीं डालना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो मेरे लिए चाय बनाकर लाई और खुद भी अपनी प्याली लेकर बैठ गई। अपने गांव से कब आए थे सरदार? कल। और कराची पहली बार आए हो? हाँ, जब भी इतने शर्मीले हो। कराची के लोग शर्मीले नहीं होते। कराची के लोग। छमिए ने एक गहरी सांस ली। छोड़ो कराची वालों की बातें, तुम अपने गांव की कहानी सुनाओ। मेरे गांव की क्या कहानी हो सकती है? कहानी कहाँ की नहीं होती, लाखों कहानियां, लाखों अफसाने। गांव में तुम्हारा कौन कौन है? माँ बाप हैं और 2 बहनें भी हैं। भाई कोई नहीं है? नहीं। और बीवी? नहीं। मैंने शर्माकर जवाब दिया। अभी उम्र भी नहीं है, लेकिन कोई और तो होगा। बस इनके अलावा और कोई नहीं है। किसी से मोहब्बत भी नहीं की? उसने शरारत से कहा और मेरे कानों की लवें जल उठी। ऐसी बातें मत करो छमिए, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। अरे तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है? वो हैरत से बोली। हाँ, रमजान भाई ने यही कहकर पुकारा था तुम्हें। तुम मुझे छमिए मत कहो। क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। अब वो बातें किए जा रही थी तो मैं क्या करता? मुझे इस नाम से नफरत है, वो नाक चढ़ाकर बोली। फिर तुम्हारा असली नाम क्या है? शाहदा। मैं तुम्हें भाभी कहूंगा, मैंने कहा। क्यों? इसलिए कि तुम रमजान भाई की बीवी हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बीवी? उसने तंजिया अंदाज में कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। तुम अगर कोई पुलिस अफसर बन जाओ या आबकारी के इंस्पेक्टर बन जाओ या कोई बड़े आदमी बन जाओ कि रमजान को तुमसे कोई काम आन पड़े तो मैं तुम्हारी बीवी भी बन जाऊंगी, उसने कहा। और मेरा हाल बुरा हो गया। मैं चाय पीना भूल गया। हालांकि अकल इजाजत नहीं दे रही थी कि उससे इतनी बातें करूं, लेकिन तजस्सुस अकल पर हावी हो गया था। क्या मतलब? मैंने उसी तरह हैरत से पूछा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तुम रमजान की बीवी नहीं हो? मैं किसी की बीवी नहीं हूं, मैं सबकी औरत हूं। अपनी समझ में कुछ नहीं आया। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। अभी तुम्हें कराची की हवा नहीं लगी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं तो? मैंने बेवकूफों की तरह गर्दन हिला दी। ये औरत मुझे अजीब लग रही थी। उसकी बातें भी आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी। अगर ये बात है तो वादा करो कि जो बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान हो रही हैं रमजान को नहीं मालूम होंगी। रमजान को कैसे मालूम हो सकती हैं? मैंने ताज्जुब से पूछा। तुम तो नहीं बताओगे? अरे नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। वादा करते हो? हाँ, वादा करता हूँ। मुझे इत्मीनान है अगर तुम 1 साल भी कराची में रह जाते तो उसके बाद मैं तुम पर एतबार ना करती। एक बात बताओ छमिए, कराची कैसी जगह है? मैंने सवाल किया। क्या मतलब? देखो, दुनिया के बारे में मेरी मालूमात ज्यादा नहीं है। कराची के बारे में थोड़ा बहुत इसलिए जानता हूँ कि मेरे गांव के कुछ लोग यहाँ आए हैं और यहाँ से अपने हालात बदल कर गए हैं। उनके कहने के मुताबिक तो कराची न जाने क्या था। तुम्हारा क्या ख्याल है? छमिए ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी क्या कह सकता हूँ, वैसे यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे नहीं हैं। जिस वक्त मैं यहाँ आया रात हो चुकी थी। बारिश से बचने के लिए मैंने एक ऐसी जगह पनाह ली जो किसी के काम की नहीं थी, लेकिन पहले तो मुझे चोर समझा गया। फिर जब ये बात पता चल गई कि मैं चोर नहीं हूँ, तब भी मुझे बारिश ही में वहां से भगा दिया गया। उसके बाद यहाँ पनाह ली और रमजान के आदमियों ने ना जाने क्यों मेरी बड़ी मुरम्मत की। हाँ, कराची में इंसान बहुत कम हैं और जो हैं वो भी गैर इंसानी जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। खैर छोड़ो, तुम क्या बता रही थी? तुमने पूछा था ना। मेरा दिल भी चाहने लगा कि किसी को अपनी कहानी सुनाऊं, तो सुनाओ। बहुत मुख्तसर है। कराची में आई, मेरी माँ और सोतेला बाप साथ था।
हमारा भी एक गांव था और मेरा मंगेतर सरदार वहां रहता था, लेकिन सौतेले बाप की बुराइयों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। वो जवारी और शराबी था। मुझे और मेरी माँ को कराची ये कहकर लाया था कि यहाँ आकर वो मेहनत मजदूरी करेगा, मेरी शादी करेगा और हम लोगों को इंसानों की जिंदगी देगा, लेकिन जो खुद इंसान ना हो। छमिए की आवाज आंसुओं में डूब गई। ओह, फिर क्या हुआ? उसने रहने के लिए एक खोली तलाश की और काम की तलाश में निकल गया। रात को दारू पीकर वहां आया और उसके बाद उसका यही मामूल बन गया। हम दोनों फाके करने लगे। तब एक शाम वो खुश खुश वापस आया और उसने खुशखबरी सुनाई कि काम मिल गया। और काम रात को खुद हमारे घर आया। मेरे बाप ने मेरी माँ को काम के हवाले कर दिया और जब काम वापस गया तो मेरी माँ के निढाल बदन के पास 50 रुपए रखे हुए थे। तब हमारी दुकान खुल गई और 50 रुपए रोज की आमदनी होने लगी। वो मेरी माँ की हर आवाज बंद करने पर कादिर था। वो हर एहतजाज की गर्दन दबाने की कुव्वत रखता था। खोली की जगह एक मकान किराए पर ले लिया गया क्योंकि अब 50 रुपए रोज की आमदनी थी। फिर यहाँ जुआ भी खेला जाने लगा और किसी जवारी ने ही उसे मेरी तरफ मतवज्जो किया। उसके ख्याल में मैं 100 रुपए रोज की चीज थी, लेकिन 50 रुपए के नोट ने इस ख्याल से सख्त बगावत की और मेरे सामने सीना सपर हो गया। नशे में डूबे हुए मेरे बाप ने एक लंबे चाकू से 50 रुपए के नोट में लातादाद सुराख कर दिए और उसके नतीजे में गिरफ्तार हो गया। कानून बनाने वाले सिर्फ ये जानते थे कि एक मुजरिम ने कानून के पेट में चाकू उतार दिया है, चुनाचे उसकी सजा दी जाए। सो उन्होंने सजा दी। मैं तो सिर्फ उस कहानी का एक वर्क थी जिसे पढ़कर छोड़ दिया गया। मेरे बारे में किसी ने गौर नहीं किया और कातिल को सजा देकर सब पुरसुकून हो गए। मेरे बाप को फांसी दे दी गई, लेकिन मेरी गर्दन में लिपटी हुई रस्सी की गिराह किसी ने तंग नहीं की। हाँ, सिर्फ एक बड़ा आदमी था इस पूरी दुनिया में और उसका नाम था रमजान। उसके भी मेरे बाप से ताल्लुकात थे क्योंकि वो भी जुए का शौकीन था। चुनाचे अजराहे हमदर्दी वो मुझे अपने साथ ले आया। उसके ख्याल में मैं भागवान हूँ। जब से यहाँ आई हूँ उसका कारोबार खूब चल रहा है और अब वो साहब हैसियत है और उसके बयान के मुताबिक हैसियत बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें काम के लोगों को खुश करना होता है और मैं खुश करने के लिए काम करती हूँ। क्या समझे? वो हंस पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक सीधा साधा आदमी जरूर था, लेकिन जज्बे से आरी तो न था। छमिए कितनी मजलूम थी, कितने लोगों के जुल्म सितम का शिकार। मैं उसे हमदर्दाना निगाहों से देख रहा था। तुम्हारा नाम सरदार है, मेरे मंगेतर का नाम भी सरदार था। न जाने कितने दिन तक वो मुझे याद करता रहा होगा। उसके बाद वो तुम्हें कभी नहीं मिला? मैंने पूछा। खुदा ना करे, वो तड़प कर बोली और ताज्जुब से मैं उसे देखने लगा। क्यों? वो नेक इंसान था, फरिश्तों की तरह मासूम। खुदा न करे कि वो मुझ जैसी बुरी औरतों से मिले। उस लहजे में बड़ी मोहब्बत थी। फिर वो उठ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, खाना वगैरह पकाना है। मैंने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उसे जाते देखता रहा। रमजान के बारे में मेरे ख्यालात पहले ही अच्छे नहीं थे, अब और खराब हो गए, लेकिन बहरहाल इस वक्त इन बातों पर गौर नहीं किया जा सकता था। दोपहर को खाने के वक्त रमजान मौजूद था। मुझे देखकर मुस्कुराया और छमिए की तरफ देखकर बोला, छमिए, लौंडा खुश है ना? मैं क्या जानूं, वो बोली और रमजान ने हाथ रोक लिया। तो और कौन जानेगा? रमजान गुर्राया और छमिए सहम गई। मेरा मतलब है तुम इनसे तो पूछो। क्यों सरदार, तू खुश है ना? बहुत रमजान भाई, तुम बड़े नेक इंसान हो। मेरी इस बात पर रमजान ने एक जोरदार कहकहा लगाया। नेक होगा तो खुद आइंदा ये गाली कभी मत देना। बेटे, ये कराची है, यहाँ नेक होना सबसे बड़ी गाली है। जो नेक है वो भीख मांगता है, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाता है, लियारी की झोंपड़ियों में रहता है। उसके घर के तमाम लोग बीमार होते हैं और उनकी दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। समझा? वो जिंदगी पर बोझ होते हैं और जिंदगी उन पर बोझ होती है। फिर तू मुझे ये गाली क्यों दे रहा है? मैं ताज्जुब से रमजान की शक्ल देखने लगा। छोड़, खाना खा, थोड़े दिन के बाद सब कुछ मालूम हो जाएगा। कल से काम शुरू करना है तुझे। ठीक है रमजान भाई, मैंने जवाब दिया और खामोशी से खाने में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन रमजान ने मुझे एक दूसरे शख्स के सुपुर्द कर दिया।
जिसका नाम मजीद था। मजीद, इसे सेक्टर नंबर 4 के अड्डे दिखा दे। सेक्टर 4 की सप्लाई कल से ये करेगा। ठीक है, मजीद ने कहा और मैं मजीद के साथ बाहर निकल आया। मजीद काफी हंसमुख आदमी था। वह मुझे रास्तों के बारे में बताता गया। बसों में सफर किया और घर से बाहर निकलकर कराची मुझे वाकई पसंद आया। यहाँ जिंदगी के लिए बेशुमार दिलचस्पियां थीं। मजीद मेरे सवालात पर दिल खोल कर हंस रहा था। यहाँ तो हर जगह मेला लगा रहता है, क्या उन लोगों को घरों में कोई काम नहीं होता? मैंने पूछा। काम तो घरों से बाहर होते हैं यार, मजीद ने जवाब दिया। हमारे यहाँ तो मेलों में भी इतनी रौनक नहीं होती थी, तुम्हारे यहाँ की क्या बात है? मैं मजीद के समझाए हुए रास्ते अच्छी तरह जहन नशीन कर रहा था। मैं बहरहाल होशियार था और इसलिए मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। बिल्डिंगों और हंगामों के इस शहर की रंगीनियां अब मेरे इल्म में आ रही थी और उनसे वाकिफ होने के बाद कराची मुझे बुरा नहीं लगा। दोपहर के खाने के वक्त तक हम वापस आ गए। क्यों पटोले, कैसी लगी कराची? अच्छी है रमजान भाई, अब तूने काम सीख लिया है। भाई भाई का रिश्ता खत्म, अब तो मुझे दादा कहा कर। दादा? मैं हंस पड़ा। मगर तुम तो मेरे बाप से भी छोटे हो। क्या मतलब? दादा कहाँ से हो गए? उल्लू है साला, दादा बदमाश को कहते हैं। मगर तुम तो बड़े नेक आदमी हो रमजान भाई, तुमने मेरी मदद की है, वरना यहाँ तो मैं बेसहारा था। अब फजूल की बहस किए जाएगा। बस जो कहा गया है वही ठीक है और इस ख्याल को दिल से निकाल देना कि मैं नेक आदमी हूँ। दूसरी बार तूने मुझे नेक कहा है, तीसरी बार तेरे मुंह से ये लफज ना निकले। ठीक है मेरे बाप के बाप, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और रमजान हंस पड़ा। रास्ते याद हो गए हैं तुझे? हाँ, जो मजीद ने बताए हैं वो तो याद हो गए। बस ठीक है, आराम कर, रमजान ने कहा और वहां से चला गया। मैं भी अपने कमरे में आ गया। वैसे मैं खुश था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं भी अब जरूर बड़ा आदमी बन जाऊंगा और न जाने मेरी आंखों में कितने ख्वाब लहराने लगे। उन ख्वाबों में डूबा हुआ था कि छमिये आ गई। मैं उठकर बैठ गया। थक गए हो सरदार? उसने प्यार भरे लहजे में पूछा। अरे नहीं, थकने का क्या काम, और फिर चलना तो बिल्कुल नहीं पड़ा। अपनी बस्ती में मैं 20-20 कोस पैदल चल लेता था। पाँव दबा दूं? छमिये ने मेरी पायंती बैठते हुए कहा। ओ नहीं, मैं उछल पड़ा। मैंने कभी पाँव नहीं दबवाए, आज दबवा लो, वह मोहब्बत भरे लहजे में बोली। क्यों? बस मेरा दिल चाह रहा है। ईमान से छमिये, मुझे गुदगुदी होती है, तुम रहने दो, ऐसे ही बैठो। बस मुझे तुम्हारे नाम से मोहब्बत हो गई है। टूटी हुई यादों को ऐसे ही जोड़ने में लुत्फ आ जाता है। शायद तुम अपने मंगेतर की बात कर रही हो। हाँ, तुम दोबारा अपनी बस्ती में चली जाती छमिये। उस वक्त इस काबिल नहीं थी और जिस वक्त इस काबिल हुई तो बस्ती मेरे लिए बहुत मुतबर्रक थी और मैं उसे गंदा नहीं कर सकती थी। ओह, मैंने गर्दन हिलाई और खामोश हो गया। उस औरत की हालत देखकर दुख होता था, लेकिन मैं क्या और मेरी बिसात क्या। देर तक खामोशी रही, फिर मैंने पूछा, रमजान क्या कर रहा है? सो रहा है। वैसे अब उसे मेरी कोई फिक्र नहीं रहती। शुरू के कुछ दिनों में मैं उसके लिए दिलकश रही, अब तो सिर्फ एक जरूरत हूँ। वो तुमसे कुछ नहीं कहता। वो अब मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। शहर में उसके कई मकान हैं, जाकीवाड़ा में एक होटल है और भी बहुत कुछ है। शहर में उसकी कई औरतें रहती हैं जिनसे वो दिल बहलाता है और उनका खर्च उठाता है। ओह, फिर वो यहाँ क्यों रहता है? यहाँ? वो उलझे हुए अंदाज में बोली। यहाँ काम जो होता है। कौन सा काम? ये मुझसे मत पूछो, उसके लिए काम करते रहे तो खुद ही सब जान जाओगे। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया और मैं भी खामोश हो गया। दूसरे दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। कोई खास काम नहीं था। पहले मैं एक खास किस्म का थैला लेकर एक दुकान पर गया जहां वो शख्स मौजूद था जिससे पहले दिन मेरी मुलाकात कराई गई थी। उसने मुझसे सलाम दुआ की और फिर अंदर ले गया। फिर थैला मैंने उसके सुपुर्द किया और उसने मुझे 300 रुपए दिए। फिर बोला, कल के लिए 6 का ऑर्डर है, दादा को बता देना। मैंने गर्दन हिलाई और वापस कब्रिस्तान आ गया। रमजान मौजूद था। मैंने पैसे उसे दिए और दुकानदार की बात दोहराई। ठीक है बेटा, अब तुम बड़ा क्रेट ले जाओ और 3 दुकानों पर घुमाओ। जो जितना माल ले दे आना और पैसे नकद। अगर कोई साला उधार करे तो मना कर देना। मगर मुझे कीमत कैसे मालूम होगी दादा? एक बोतल 30 रुपए की, बस ये हिसाब है। ठीक है,
तो इसमें बोतलें होती हैं। अब एक घामड़ कहीं का। बस अब जल्दी कर, सेक्टर नंबर 4 पूरा करना है, मगर होशियारी से, बुरों की निगाहों से बच के। ठीक है दादा। मैंने गर्दन हिला दी और दोबारा निकल गया। रास्ते में मैंने उन बोतलों को देखा जिनमें रंगीन पानी भरा हुआ था। न जाने क्या चक्कर था। बहरहाल मैंने दादा की हिदायत के मुताबिक बोतलें सप्लाई कर दी और रकम वसूल करके वापस आ गया। शाम को 4 बजे तक मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया और तकरीबन 1000 रुपए वसूल करके दादा को दे दिए। आखिरी बार जब मैंने दादा को पैसे दिए तो वो मुस्कुराया। जानता है आज तूने क्या कमाया? उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। 1000 रुपए का माल बेचा है तूने, 3% तेरा, यानी 30 रुपए। जितना काम बढ़ाएगा उतना ही ज्यादा कमाएगा। कैसा धंधा है? उसने 10-10 के 3 नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए और मेरा दिल धक से हो गया। एक दिन की कमाई 30 रुपए, जबकि मेरे बाप को चौधरी साहब के यहाँ काम करने की तनख्वाह एक महीने में 50 रुपए मिलती थी। मैंने लरजते हाथों से नोट ले लिए। मगर दादा, मैंने आहिस्तगी से कहा, कम लग रहे हैं। दूसरों को 5% देता हूँ, मगर तूने तो आज काम शुरू किया है, बाद में बढ़ा दूंगा। ये बात नहीं दादा। फिर क्या बात है? ये पैसे रहने दो। मैं यहाँ रह रहा हूँ, खा रहा हूँ। इतने से काम के पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता। बना साला नेक। अबे मैंने कह दिया है, यहाँ आया है तो आदमी बन आदमी। नेक बनकर कुछ नहीं मिलेगा। खाना और रिहाइश मुफ्त है तेरी। देखता जा, तुझे क्या से क्या बना देता हूँ। रख ले पैसे और ऐश कर। कराची बड़े ऐश की जगह है। रमजान ने कहकहा लगाकर मेरे शाने पर हाथ मारा और मैंने ममनून निगाहों से उसे देखते हुए पैसे जेब में रख लिए। उस शख्स के बारे में मैं दोहरे ख्यालात में उलझ गया था। मेरे जिस तरह काम आया था उसकी वजह से मैं उसका ममनून था, लेकिन छमिये ने जो कुछ सुनाया था उसके मुताबिक वो बेहद खराब आदमी था। बहरहाल दूसरे दिन से मैंने नहायत तेजी के साथ काम शुरू कर दिया। आज रमजान ने मुझे हिदायत भी नहीं दी थी और मैंने खुद काम किया था। रमजान 11 बजे के करीब चला गया था। शाम को जब वो वापस आया तो मैंने 1600 रुपए उसके हाथ पर रख दिए और उसने 48 रुपए मुझे दे दिए। 2 ही दिन में मेरे पास 72 रुपए जमा हो गए थे। खाने वगैरह में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ था। दूसरा कोई खर्च नहीं था। मैं पूरी लगन से काम करने लगा। अभी तक मैंने कराची का एक मखसूस इलाका देखा था। रमजान के लिए बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन मैं अभी सेक्टर नंबर 4 ही में था। अलबत्ता मेरी खुश नसीबी थी कि उस इलाके में माल की सप्लाई बढ़ गई थी और सिर्फ एक हफ्ते में मेरी जेब में तकरीबन 400 रुपए जमा हो गए थे। मैंने ये पैसे छमिये के पास रखवा दिए थे। उस दिन जब मैंने पैसे छमिये को दिए तो वो मुस्कुराती हुई बोली, ये पैसे क्यों जमा कर रहे हो सरदार अली? बस छमिये, 500 रुपए पूरे हो जाएंगे तो घर भिजवा दूंगा। तुम नहीं जानती मेरे माँ बाप को पैसे की कितनी जरूरत है। मेरी बहनें जवान हो गई हैं, उनकी शादी की फिक्र करना है मुझे। अच्छा, बड़ा नेक इरादा है। तुम ये पैसे कब भिजवाओगे सरदार? 2 दिन के बाद 100 रुपए और जमा हो जाएंगे छमिये। तीसरे दिन डाक खाने चला जाऊंगा। थोड़ा सा नेक काम मुझे करने दोगे सरदार? क्या मतलब? मेरी तरफ से इन पैसों में थोड़ा सा इजाफा कर लेना। अरे नहीं छमिये, तुम्हारा शुक्रिया। इतने एहसानात ना करो मेरे ऊपर कि मैं उनके बोझ तले दब जाऊं। तुम्हारी मर्जी सरदार, मैं तो तुम्हारे अपनों में शामिल होना चाह रही थी। इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम भी मुझे ये हैसियत नहीं दोगे तो कोई खास बात तो नहीं होगी। खुदा की कसम, ये बात नहीं है छमिये। तो फिर थोड़ी सी खुशी मुझे भी दे दो। उसने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। तुम्हारी मर्जी, मैंने जवाब दिया। बस तो जब तुम मनी ऑर्डर करने जाओ तो मुझे बता देना, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। 2 दिन के बाद पूरे 530 रुपए हो गए। मेरे दिलो दिमाग की हालत अजीब हो रही थी। गांव से आए हुए मुझे अभी 14 दिन हुए थे और इन 14 दिनों में मैं 500 रुपए रवाना कर रहा था। एक ऐसी नाकाबिले यकीन बात थी जिसका खुद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं जाने लगा और छमिये ने जो कुछ मुझे दिया उसे देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए थे। छमिये ने मुझे पूरे 2500 रुपए दिए थे। ये हो गए पूरे 3000। बस अब तुम जल्दी जल्दी भागो और मनी ऑर्डर की रसीद लाओ। छमिये, ये, मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा।
देखो वादा कर चुके हो। सरदार छमिये अजीब से लहजे में बोली। बहुत बड़ी रकम है छमिये, मेरे पास भी बेकार पड़े हुए हैं सरदार। रमजान को किसी वक्त जरूरत पड़ी तो ले जाएगा, और जो रकम वो लेता है कभी वापस नहीं करता। इस तरह किसी के काम आ जाएगी। बस अब जाओ। और मैं ये रकम लेकर पोस्ट ऑफिस चल पड़ा। 3,000 रुपए का मनी आर्डर। मेरे हाथ कांप रहे थे, न जाने मेरे वालदैन पर क्या रद्देमल हो। बहरहाल मैंने पैसे मनी आर्डर करवाए और फिर बाहर बैठे हुए शख्स से एक खत भी लिखवाया। मैंने लिखवाया था, प्यारे अब्बा जी अस्सलामुअलैकुम। मैंने लिखवाया था, प्यारे अब्बा जी अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों से रुखसत होकर मैं खैरियत के साथ कराची पहुंच गया। मेरी खुशकिस्मती और आपकी दुआओं से मुझे नौकरी फौरन ही मिल गई। बहुत अच्छी आमदनी है। मैं 3,000 रुपए भेज रहा हूँ। आप जिम्मेदार साहब के पैसे वापस कर दें और बाकी पैसों से आपका जो दिल चाहे करें। मैं बहुत जल्द आपको और पैसे भेजूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ करें, और हाँ, अपना पता बाद में आपको लिखूंगा। जिम्मेदार साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम कह दें। अम्मा को भी सलाम और दोनों बहनों को भी प्यार कह दें। आपका ताबेदार सरदार अली। खत डालते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आंसू पोंछता हुआ निकल आया और थोड़ी देर के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। रमजान मौजूद नहीं था। छमिये ने रसीद देखी और पूछा, कोई खत भी लिखा? हाँ, खैरियत का खत डाल दिया है। तुम्हारा पता क्या है? मुझे लिखवा दो। तुमको लिखना आता है छमिये? मैं उर्दू लिख पढ़ लेती हूँ, बाद में सीख ली थी। तब तो मेरे खत तुम ही लिख दिया करो। मुझे तो यहाँ का पता नहीं मालूम था, वरना खत में लिख देता। आइंदा तुम खत लिख देना और उसमें पता भी लिख देना। ठीक है, छमिये ने कहा। फिर बोली, मेरा तो ख्याल है कि तुम भी थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख लो। बड़ा दिल चाहता है छमिये, मगर कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा बहुत तो मैं ही सिखा दूंगी। कल जब बाजार जाओ तो जो मैं लिखूं खरीद कर ले आना। छमिये, एक बात बताओगी? पूछो। ये रमजान दादा मेरे हाथ क्या चीज भेजते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चल सका। तुमने खुद कभी नहीं सोचा? लो, मैं क्या सोचता। मैंने मासूमियत से कहा, थोड़े दिन और सब्र कर लो सरदार, खुद समझ जाओगे। तुम अपनी जुबान से नहीं बताओगी, चलो कोई हर्ज नहीं है। कभी ना कभी तो मालूम हो ही जाएगा। मैंने हंसकर कहा और छमिये खामोश हो गई। लेकिन सारे ही राज मुनकशिफ होते जा रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठकर बाहर निकल आया। बाहर खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। तारीकी में डूबा हुआ कब्रिस्तान अजीब लग रहा था। मान मुझे एक दरख्त के नीचे रोशनी नजर आई और मैं उसे गौर से देखने लगा। दरख्त के नीचे एक बड़ी सी सफेद कब्र थी। मुमकिन है उस कब्र पर किसी ने चिराग जलाया हो, लेकिन रोशनी एक लम्हे के लिए हुई थी और फिर बुझ गई थी। लेकिन चंद ही साथ के बाद रोशनी फिर हुई और इतनी तेज रोशनी थी कि मैं हैरान रह गया। फिर रोशनी से एक हेवला बरामद हुआ और बाहर निकल आया। रोशनी फिर मादूम हो गई। एक लम्हे के लिए मेरे पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। सैकड़ों ख्यालात मेरे जहन में आए और मैं कुरानी आयात पढ़ने लगा। लेकिन फिर कुछ और हुआ। जो हेवला वहां से बरामद हुआ था उसने माचिस जलाई और फिर सिगरेट सुलगा कर उसके कश लेने लगा। पाकर वाह, सिगरेट तो नहीं पीती, मैंने सोचा और देर तक सिगरेट के जलते हुए सिरे को मुतहरक देखता रहा। जो कोई भी था दरख्त से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। फिर उसने सिगरेट फेंक दिया। एक बार फिर रोशनी हुई और हेवला कब्र में घुस गया। देर तक मैं कशमकश में रहा। दिल चाह रहा था कि करीब जाकर देखूं। हल्का सा खौफ भी था, लेकिन तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया और मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं दरख्त के नीचे पहुंच गया। कब्र के रखनों से रोशनी उभर रही थी। बड़ी अनोखी कब्र थी। हिम्मत करके मैंने उसे टटोला। एक कुंडा सा लगा हुआ था। मैंने उसे पकड़कर खींचा तो कब्र का ढक्कन इतनी आसानी से उठ गया कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो पत्थर और सीमेंट की बजाय किसी और हल्की चीज का बना हुआ था। मैं एकदम रोशनी में नहा गया, लेकिन नीचे लोहे की एक सीढ़ी देखकर मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। अब इस पूरे राज को मालूम किए बगैर वापस जाना मेरे बस की बात नहीं थी। चुनाचे मैं कब्र में उतर गया। सीढ़ी नीचे तक गई थी और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुकने लगी। बहुत बड़ा कमरा था जिसमें अजीब अजीब चीजें लगी हुई थीं। 8-10 आदमी वहां काम कर रहे थे। आग जल रही थी, धुआं हो रहा था, लेकिन रमजान दादा वहां मौजूद था। फिर किसी ने मुझे देख लिया और अचानक सारा काम रुक गया। रमजान दादा सांप की तरह पलटा था।
एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खून नजर आया। उसने पिस्तौल निकाल लिया था, लेकिन फिर वो किसी कदर झुंझुला गया और मेरे नजदीक पहुंच गया। तुम यहाँ कैसे आए? उसने करख्त लहजे में पूछा। वो बस नींद नहीं आ रही थी। वो छमिये भी तुम्हें नहीं सुला सकी? गलती हो गई दादा, बाहर निकल आया था, कब्रिस्तान में एकदम रोशनी नजर आई और मैं यहाँ चला आया। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है ये दादा? किसी ने पूछा। उल्लू का पट्टा है, यही रहता है। मगर ये तो अच्छा नहीं हुआ दादा, गलत आदमी ना हो। बकवास मत करो, मैं जानता हूँ इसे। बेवकूफ ना होता तो अंदर किस तरह आ जाता? रमजान ने कहा। मगर दादा अब तो ये ठीक है, तुम लोग अपना काम करो और तुम मेरे साथ आओ, दादा ने मुझसे कहा और मैं उसके पीछे वापस निकल आया। तुमने जो हरकत की है उसके बदले तुम्हारी गर्दन भी काटी जा सकती है। मगर मैंने तो दादा, जिंदा रहना चाहते हो या ठंडा कर दूं? दादा गुर्राया। गलती हो गई, आइंदा इस तरफ कभी नहीं आऊंगा। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने पूछा और दादा कुछ सोचता हुआ फिर बोला। समझ में नहीं आता तेरे साथ क्या करूं। सुन, आइंदा सिर्फ अपने काम से काम रख, जितना तुझे बताया जाए, वरना इन कब्रों में खामोशी से एक कब्र तेरी भी बन जाएगी। पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूं, वरना। ठीक है दादा, मैंने जवाब दिया। हालांकि इस तरह उसने मुझे गालियां दी थी, दिल तो यही चाह रहा था कि उसकी गर्दन दबा दूं, लेकिन नतीजा, मैं वहां से चला आया, लेकिन वो अजीबोगरीब कब्र बुरी तरह मेरे जहन से चिपक गई थी। कब्रें इस तरह खाली तो नहीं होती। उस छोटी कब्र के नीचे क्या हो रहा था, न जाने कब तक मैं इस ख्याल में डूबा रहा था। फिर नींद आ गई। दूसरे दिन रमजान का मिजाज बहुत खराब था। सुबह को उसने नाश्ते पर मुझे बुला लिया और सख्त निगाहों से देखकर बोला, रात को तूने जो हरकत की है सरदार, उसके नतीजे में होना तो ये चाहिए कि मैं तेरी जबान काट दूं, हाथ तोड़ दूं और आंखें फोड़कर किसी चौराहे पर भीख मांगने बिठा दूं। लेकिन न जाने क्यों तेरे ऊपर रहम आ जाता है। मैं माफी मांग चुका हूं दादा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरा वहां आना पसंद नहीं करोगे और ये बात मेरे इल्म में होती कि वो कोई ऐसी जगह है, तो वहां कभी ना जाता। मेरे सारे आदमी बिगड़ रहे हैं, वो सब तुझे कत्ल कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। मगर यहाँ ऐसी क्या खास बात है दादा? है या नहीं है, लेकिन एक बात तू अच्छी तरह जान ले, अगर तेरी जुबान से कभी किसी के सामने कुछ निकल गया तो फिर तुझे बचाना मेरे बस से भी बाहर होगा। वैसे भी वो अफसर तब्दील हो गया है। कौन सा अफसर रमजान? मेरी बजाय छमिये बोल पड़ी। वही अपना यार जो आड़े वक्त में काम आता था। अब नया अफसर आया है, उसे हटाने में भी वक्त लगेगा। ओह, वो कहाँ गया? छमिये ने पूछा। पता नहीं कहाँ गया। अब क्या मैं ड्यूटी इंचार्ज लगा हुआ हूँ? रमजान फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। छमिये खामोश हो गई। तूने सुन लिया कान खोलकर? रमजान फिर मुझसे बोला। अब कितनी बार कहूं दादा, मान भी जाओ, मैं उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने भी किसी कदर मुंह बनाकर कहा और दादा खामोश हो गया। बात आई गई हो गई। मैंने हस्बे दस्तूर अपना काम जारी रखा। दूसरे हफ्ते में भी मेरे पास तकरीबन 600 रुपए जमा हो गए। रमजान हिसाब किताब का ठीक आदमी था। शुरू शुरू में मुझसे नाराज रहा, लेकिन फिर ठीक हो गया। मेरी तकदीर से काम में कुछ तरक्की ही हो गई थी। चुनाचे दादा ने मेरा कमीशन भी बढ़ा दिया। इससे अच्छा काम मुझे जिंदगी भर नहीं मिल सकता था। एक दिन दादा बहुत खुश था, किसी कदर नशे में भी था। मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, कराची देखा? बस इतना ही देखा है दादा, जितना तुमने दिखाया है। तू घर में क्यों घुसा रहता है? बाहर निकल, कंजूस कहीं का। बस छमिये ही के कलेजे से लगा रहता है। अबे बाहर और भी बहुत कुछ है। किसके साथ जाऊं दादा? हाँ, नखरे तो लोंडियों की तरह करता है। अबे कपड़े बना, ऐश कर, पैसे जमा करने के लिए उम्र पड़ी है। गाना सुनने चलेगा? ले चलोगे तो जरूर चलूंगा, मैंने जवाब दिया। शाम को तैयार रहियो, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। शमिया भी इस गुफ्तगू के दौरान मौजूद थी। जब दादा चला गया तो उसने पूछा, जाओगे रमजान के साथ? हाँ, कराची देखने को बहुत दिल चाहता है। किसी का साथ जरूरी है। क्यों, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? जरूर देखो कराची, लेकिन वो जिस जगह तुम्हें ले जा रहा है वो अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि उसके साथ ना जाओ, लेकिन इस बात को याद रखना कि तुम कराची किस लिए आए हो और तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन उस जगह में क्या खराबी है? वहां से वापस आओगे तो पूछूंगी।
छमिये ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मेरे लाख पूछने पर भी उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को मैंने अपने साफ कपड़े पहने और रमजान के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रमजान ने भी रंगीन कुर्ता शलवार पहना था, मूंछों पर ताव दिया था और पूरी तरह तैयार हो चुका था। मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर मेरे साथ बाहर निकल आया। कब्रिस्तान से काफी फासले पर एक सड़क थी। उस सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी को इशारा किया और टैक्सी नजदीक आकर रुक गई। नेपियर रोड। रमजान टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठते हुए बोला और मुझे भी नजदीक बैठने का इशारा कर दिया। टैक्सी चल पड़ी थी और मेरे काम के सिलसिले में मुझे जितना इलाका सौंपा गया था, उसके बाद आज पहली बार मैं कराची के कुछ दूसरे हिस्से देख रहा था। टैक्सी का सफर खासा तवील था और फिर वो एक ऐसे बाजार में आकर रुक गई जहां बहुत रश था। चारों तरफ से गाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, ट्रक, बसें आ जा रही थी। ये सड़कें कराची की दूसरी सड़क की बनिस्बत कुछ कम चौड़ी थी और यहाँ जरूरत से ज्यादा ही गहमा गहमी थी। रमजान मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और फिर वो एक अजीब से इलाके में पहुंच गया। गाने बजाने की आवाजें कानों में पड़ रही थी। छोटे दरवाजों पर पड़ी हुई चिकों के पीछे रंगीन चेहरे ना जाने किसे इशारे कर रहे थे। रमजान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर वो एक जीने के पास रुक गया। आजा पटोले, उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर घसीटते हुए कहा और मैं उसके साथ ऊपर चला गया। अजीब सी जगह थी। 4 दरवाजे थे जिनके सामने जूतों के अंबार लगे हुए थे। उनमें से एक दरवाजे से रमजान अंदर दाखिल हो गया। अंदर से हारमोनियम और तबले की थाप सुनाई दे रही थी। मैंने बड़ी अजीब सी निगाहों से उस माहौल को देखा। कई तमाशबीन बैठे हुए थे और एक रक्कासा उनके दरमियान रक्स कर रही थी। साजिंदे साज बजा रहे थे। कुछ और रक्कासाएं बैठी हुई थीं और गाना हो रहा था। न जाने क्यों मुझे ये माहौल जरूरत से ज्यादा बेबाक महसूस हुआ। चौधरी फजल इलाही के बेटे की शादी में भी गाने बजाने का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वहां मैंने ये सारी बातें महसूस नहीं की थी। यहाँ का माहौल तो कुछ जरूरत से ज्यादा बेबाक था। मैं एक कोने में सिमट कर बैठ गया। बड़े दिनों के बाद आए हो रमजान दादा, एक औरत जो खासी उम्र रसीदा थी रमजान के पास बैठते हुए बोली। फुर्सत ही कहाँ मिलती है, बस तेरी याद खींच लाई। चले आए, रमजान ने जवाब दिया। ये कौन है? पटोला है, पटोला। रमजान प्यार से मेरी जानिब देखकर मुस्कुराया। खूब, जब तुम्हारा पटोला है तो हमारा भी है। औरत ने मुस्कुराकर मेरा रुखसार नोच लिया और मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। मेरा दिल इस माहौल को कबूल नहीं कर रहा था। एक अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था, लेकिन मुझ में उठकर भागने की हिम्मत भी नहीं थी। रमजान ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल कर बाहर रख दी और नोटों में से एक नोट फाड़ कर रकासा की जानिब इशारा किया और रकासा उसके सामने पहुंच गई। गाने के वो बोल जो वो दोहरा रही थी हमारे सामने दोहराने लगी, लेकिन उसका अंदाज बड़ा ही अजीब और बेहिजाब था। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि सही मायनों में ये जगह बैठने के काबिल नहीं है। छमिये ठीक ही कहती है। एक के बाद एक गाना होता रहा। रकासा अदाएं लुटाती रही। तमाशबीन उस पर नोटों की बारिश करते रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सारी बातों से क्या हिज़्ज़ उठाया जा रहा है, सिवाय इसके कि दौलत जाया की जाए। रमजान ने जितनी दौलत उस रकासा को दे दी थी, मेरा ख्याल है इतनी दौलत तो बहुत से लोगों की जिंदगियां बना सकती थी। चुनाचे मैंने फैसला कर लिया कि अगर रमजान कभी दोबारा इस तरफ आएगा तो मैं उससे साफ इनकार कर दूंगा। बहरहाल न जाने रात का क्या बच गया। रमजान ने मेरी तरफ देखा और एक आंख दबाकर बोला, पसंद आई है कोई? क्या? मैंने अहमकाना अंदाज में मुंह खोल दिया। जो पसंद आई है उस पर हाथ रख दे, उठाकर ले चलेंगे, रमजान ने कहा और मैं चौंक गया। मगर क्या चीज दादा? मैंने बौखलाए हुए अंदाज में पूछा और रमजान का जोरदार कहकहा गूंज उठा। अबे रहा ना घामड़ का घामड़। अबे इनमें से कोई लोंडिया तुझे पसंद नहीं है? उसने सवाल किया। नहीं दादा, वापस चलो। छमिये का ही होकर रह गया है, रमजान ने तंजिया अंदाज में कहा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। टैक्सी जब कब्रिस्तान की तरफ दौड़ रही थी तब मैंने रमजान दादा से कहा, दादा अभी तुमने एक बात कही थी। क्या? उसने तरंग में पूछा। तुमने कहा था दादा कि छमिया का ही होकर रह गया हूँ। हाँ हाँ, तो और क्या। अबे दुनिया तो बहुत वसी है और फिर छमिया ही में क्या रखा है।
ابھی باہر نکلتے ایک تماشے دنیا میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، رمضان نے عجیب سے انداز میں کہا اور میں اس کی صورت تکنے لگا۔ لیکن دادا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے کسی قدر اعتماد سے کہا۔ رمضان مجھے دیکھنے لگا۔ بتانا، کیا بتانا چاہتا ہے؟ میں نے چھمیے کو ہمیشہ تمہاری عورت سمجھا ہے، اور دادا، میرے ضمیر نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں تمہاری عورت پر بری نگاہ ڈالوں۔ اگر کبھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں نے چھمیا سے کوئی بدسلوکی کی ہے تو خدا کی قسم اپنی آنکھیں اپنے ہاتھ سے نکال کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ ابے، دادا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ابے گدھے، یہ تجھ سے کس نے کہا تھا کہ چھمیے میری عورت ہے؟ رمضان دادا نے کہا۔ کہا ہو یا نہ کہا ہو، میں نے اسے تمہارے ساتھ دیکھا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ دادا، پہلے تو میں اسے تمہاری بیوی ہی سمجھا تھا، اور جب میں نے اسے تمہاری بیوی سمجھ لیا تو پھر اس کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھنے کا کیا سوال۔ دھت تیرے کی، ابے دادا کی 32 بیویاں ہیں مگر ایک بھی نہیں ہے۔ اور سن، اگر تو میرے دل میں اتر گیا تو 32 کی 32 تیری۔ ویسے تو نے اچھے جذبے کا اظہار کیا ہے، میں اس سے خوش ہوا ہوں، رمضان دادا نے کہا۔ ٹیکسی قبرستان میں رک گئی اور رمضان بل ادا کر کے میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ چھمیے جاگ رہی تھی۔ کھانا لے آؤں؟ اس نے پوچھا۔ میں نہیں کھاؤں گا، اسے کھلا۔ اور سن، دادا نے کہا، اور چھمیے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جوان پسند نہیں آیا تجھے؟ کیوں؟ چھمیے نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ وہ زبردست ہے، دادا نے ہنستے ہوئے کہا، اور چھمیے نے گردن ہلا دی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دادا باہر نکل گیا تھا اور چھمیے شاید باورچی خانے کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لے آئی۔ ضرورت سے زیادہ خاموشی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بولی، کھانا کھا لو۔ تم نے کھا لیا چھمیے؟ ہاں۔ میرے ساتھ تھوڑا سا کھا لو۔ نہیں، میں کھا چکی ہوں۔ پھر میں بھی نہیں کھاتا، میں نے کہا، اور اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ لے جاؤں اٹھا کر؟ ہاں۔ اور چھمیے نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد چھمیے واپس آ گئی۔ اس نے میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر میری طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، لیکن دوسرے لمحے اس نے جو کچھ کیا اس سے میری حالت غیر ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو بے لباس کر لیا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ ان بند آنکھوں میں ایک چمکدار ہیولا رقصاں تھا۔ وہ سب کچھ جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میری بند آنکھوں میں کوند رہا تھا۔ پھر میں نے اس بے لباس وجود کو اپنے نزدیک پایا۔ میں بے جان ہو گیا تھا، میرے پورے وجود میں سنسناہٹ تھی۔ میں جانتی ہوں تم سو نہیں گئے۔ لباس پہن لو چھمیے، میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا چاہتا، اس نے بمشکل تمام کہا۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کل میں یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ تو ہی تو میری دوست تھی، تو ہی تو میرے قریب تھی۔ اگر تجھے بھی مجھ سے زیادہ دوسروں پر اعتبار ہے تو ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ چھمیے چونک پڑی۔ میں نے رمضان سے کوئی شکایت نہیں کی۔ پھر؟ چھمیے کی آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ اس کا لمس مجھ پر سے ہٹ گیا۔ میں نے ایک بار بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ خود ہی بکواس کر رہا تھا۔ کیا؟ جہاں وہ گیا تھا چھمیے، وہ جگہ بہت بری تھی۔ ایسی بے حیا عورتیں وہاں موجود تھیں کہ میری طبیعت گھبرانے لگی۔ جب گانا ختم ہو گیا تو رمضان نے کہا، میں ان میں سے کسی کو پسند کر لوں؟ میں نے مذاق کر دیا۔ تب اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ میں تو چھمیے کا ہی ہو کر رہ گیا ہوں۔ اس پر یہ بات کہی، میں اس سے آگے نہ کہہ سکا۔ چھمیے بھی ایک لمحے ساکت رہی۔ پھر چند ساعت کے بعد اس نے میرے نزدیک بیٹھ کر مجھے پکارا، سردار، میرے سردار، میں تجھ سے ناراض ہوں چھمیے، معاف کر دے، صرف ایک بار۔ بس پاگل ہو گئی تھی، بھول گئی تھی کہ تیرا نام سردار ہے اور یہ نام کبھی گندا نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار معاف کر دے، آئندہ شکایت نہیں کروں گی، معاف کر دے سردار۔ میں تیرے قدموں سے لپٹ کر تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے میرے پیروں پر سر رکھ دیا اور میں موم ہو گیا۔ آئندہ مجھے اتنا برا انسان مت سمجھنا، وعدہ کرتی ہوں سردار سے، اور یہ وعدہ میرا ایمان ہے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا، اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ مہینہ پورا ہوا تو میں نے پھر 1500 روپے کا منی آرڈر گاؤں روانہ کر دیا۔ باقی پیسے میں نے اپنے خرچ کے لیے رکھے تھے، جن سے میں نے چند جوڑے کپڑے بنوائے اور کچھ دوسری چیزیں بھی خریدیں۔ اس سلسلے میں میری رہنمائی چھمیے ہی کیا کرتی تھی۔ وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی، میرے کپڑے دھونا،
इस्त्री करना और ऐसे ही दूसरे काम। मेरा हुलिया ही बदलता जा रहा था। रमजान के काम में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अलबत्ता उस रात जब मैं मसनूई कब्र में उतर गया था और रमजान को मेरे बारे में तशवीश हो गई थी, वो भी दूर हो गई थी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे उसे खतरे का एहसास होता। फिर एक दिन मैं ऑर्डर की बोतलें लिए हुए एक दुकान पर पहुंचा। उस दुकान पर अक्सर माल सप्लाई किया करता था, बल्कि रोजाना ही करता था। दुकानदार, जिसका नाम गफूर था, चंद लोगों के साथ अजीब सी शक्ल बनाए हुए खड़ा था। उसने दूर से मुझे देखा, फिर उसने कुछ अजीब से इशारे किए जो मेरी समझ में ना आ सके। मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया। क्या बात है गफूर, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, गफूर ने बदहवास लहजे में कहा। लेकिन उसके नजदीक खड़े हुए आदमी मेरी जानिब बतवज्जा हो गए। ये लंबे कद के दो आदमी थे जो खासे बारोब नजर आ रहे थे। उनके साथ ही 4-5 आदमी और थे। तब लंबे कद के आदमी ने मुझसे सवाल किया, कौन हो तुम? लंबे कद के आदमी ने नरम लहजे में सवाल किया और गफूर का चेहरा फक हो गया। मेरा नाम सरदार है। ओह, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। हाँ, इस थैले में क्या है? उसने हंसते हुए पूछा। माल है, गफूर के लिए लाया हूँ। क्या बकवास है, कौन हो तुम? मुझे फांसने के लिए ये हरकत कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, गफूर ने बुरी तरह बिफरते हुए कहा और मैंने हैरत से गफूर की शक्ल देखी। फिर कहने लगा, क्या हो गया है इसे आज? रोजाना ही तो मुझसे माल मंगाता है और आज कह रहा है कि मुझे जानता ही नहीं। चुनाचे मैंने कहा, क्या आज तुम्हें माल नहीं चाहिए गफूर? फिर वही माल। अच्छा, खामोश रहो। लंबे आदमी ने गफूर की बात काट दी और फिर मेरे थैले की जानिब देखते हुए बोला, इसमें क्या है? बोतलें हैं जनाब, जरा देखें हम भी, उस शख्स ने कहा और मैंने थैला पीछे हटा लिया। जनाब, ये गफूर की अमानत है। ओहो, तो हम भी तो गफूर के आदमी हैं, लाओ जरा। लंबे आदमी ने आगे बढ़कर थैला मेरे हाथ से छीन लिया। मैंने परेशान निगाहों से गफूर की जानिब देखा। गफूर का चेहरा ना जाने क्यों तारीख हो गया था। उसने आंखें बंद कर ली थी और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। लंबे आदमी ने थैले में से एक बोतल निकाली और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह मेरे यार, तो ये माल लाते हो तुम? उसने मुस्कुराते हुए कहा और बोतल अपने साथी की तरफ बढ़ा दी। गुड, इसका मतलब है कि इत्तला दुरुस्त थी। चलो भाई गफूरे, आ जाओ। आज फंस गए और तुम्हारे फंस जाने से हमारे बहुत से काम बन जाएंगे। तुम भी आ जाओ भाई सरदार, आओ जरा हमारे ऊपर भी सरदारी करो। मगर कहाँ, मुझे तो बहुत से काम हैं। अरे आओ, मुझे भी तुमसे बहुत काम है, उस शख्स ने कहा और अपने पीछे खड़े हुए आदमियों को इशारा किया। दूसरे लम्हे उस आदमी ने मेरे और गफूर के हाथों में हथकड़ियां डाल दी थीं। मैंने ताज्जुब से इन हथकड़ियों को देखा। सिर्फ सुना ही था कि डाकू और चोर किस्म के आदमियों के हाथों में हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। अमली तौर पर पहली बार इस हाथ में हथकड़ियां लगी हुई देखी थीं और मेरे हवास गुम होते जा रहे थे। ये क्या है? मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। जेवर है प्यारे, जेवर, मर्दों का जेवर। चलो, उस लंबे आदमी ने कहा और वो लोग हमें घसीटते हुए एक गाड़ी की जानिब ले जाने लगे। बोतलें कब्जे में कर ली गई थी। गफूरे को दुकान बंद करने की इजाजत भी नहीं दी गई थी, अलबत्ता दुकान के कबाड़ भेड़ दिए गए थे। हाँ, इन लोगों ने अपना एक आदमी वहां तैनात कर दिया था। मुझे और गफूरे को एक इमारत में ले जाकर एक बड़े कमरे में बिठा दिया गया। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। जब वो सब लोग कमरे से बाहर निकल गए तो गफूर मेरी जानिब पलटा। उल्लू के पट्टे, मरवा दिया ना, उसने गुर्राते हुए लहजे में कहा और मैं शिद्दते गैज से खड़ा हो गया। क्या तूने मुझे गाली दी है? मैंने खूनख्वार निगाहों से उसे देखा और दूसरे लम्हे हथकड़ी वाला हाथ उसके मुंह पर दे मारा। गफूर कुर्सी से उलटकर दूसरी तरफ जा पड़ा था। बड़ी मुश्किल से वो उठा और अपने मुंह से बहने वाला खून साफ करने लगा। वो कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर बोला, निकल कर बताऊंगा तुझे, मैं भी तुझसे कमजोर नहीं हूँ। तूने मुझे गाली दी थी गफूर, ये उसका जवाब है, वरना ये सब क्या है मुझे नहीं मालूम। आबकारी के लोग हैं, किसी ने मुखबरी कर दी थी, छापा मारा, बस 2 खाली बोतलें हाथ लग गई थी। लेकिन मैंने बात निभा दी। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि ये बोतलें कौन लाया था और ऐन वक्त पर तुम आ मरे। अबे मैंने कितने इशारे किए थे तुझे, मैं नहीं समझा था। मगर ये आबकारी क्या होती है? जो होती है अभी मालूम हुई जाती है, बस थोड़ा सा इंतजार करो।
गफूर ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। ये इंतजार कई घंटे का था। फिर हम दोनों को उस कमरे से निकालकर दोबारा एक गाड़ी में बिठाया गया और इस बार मैंने पुलिस की शक्ल देखी। अब तो मेरे हवास भी जवाब देने लगे। मैंने महसूस किया कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। जिस कमरे में हमें ले जाया गया वो अनोखा था। पुलिस अफसर यहाँ मौजूद थे और फिर उनमें से एक पुलिस अफसर ने गफूर को मुखातिब किया। दुकानदार, जी साहब। गफूर हाथ जोड़कर बोला, कब से बेच रहे हो? माई बाप, मैं तो बेकसूर हूँ। इसने मेरे खिलाफ कोई साजिश की है। हवालात में इसने मुझे मारा भी है। देखें, यहाँ खून निकला था। तुम बेकसूर हो? हाँ सरकार। वो डंडा देख रहे हो जो दीवार पर लटका हुआ है? जानते हो उस पर क्या लिखा है? आजा मोरे बालम, तेरा इंतजार है। गफूर ने पढ़ा और अफसर हंसने लगा। और वो बालम तुम हो? हामिद, जरा उतार दो, अफसर ने कहा और एक मोटे ताजे आदमी ने डंडा दीवार से उतार लिया और फिर उसने गफूर को खड़ा कर दिया। नहीं सरकार, माई बाप, मर जाऊंगा। बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। तो बताओ ना, अफसर ने हंसकर कहा। 2 साल हो गए सरकार, दुकान ही नहीं चलती थी। गुजर ना होती तो कच्ची शराब बेचना शुरू कर दी। कहाँ से खरीदते थे? कहाँ से? इससे। गफूर ने नफरत से मेरी तरफ इशारा किया और मेरे जहन में सन्नाटे उतर आए। एक खौफनाक नाम मेरे हवास पर छा गया, कच्ची शराब। तो आज तक मैं जो माल सप्लाई करता रहा था वो शराब थी। शराब, शराब। मेरे आसाब चटकने लगे। वो लोग गफूरे से सवाल करते रहे और मेरा सर चकराता रहा। फिर उस पुलिस अफसर ने डंडे से मेरे बाजू पर एक हल्की सी जरब लगाई। अब आपकी बारी है। मर्दे मैदान, लब कुशाई करें कि हमारे दीदाए दिल मुनव्वर हो। और मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। पुलिस अफसर का चेहरा मुझे अजीब सा लग रहा था। मेरी आंखों में मेरी बस्ती का तकद्दुस फिर रहा था। जो कुछ मैंने किया था वो करने के लिए तो यहाँ नहीं आया था, लेकिन मैं तो इस बात से लाइलम था। क्या पूछा जा रहा है तुमसे? पुलिस अफसर धाड़ा। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा साहब, मगर एक शर्त पर। तो शर्त भी है आपकी? पुलिस अफसर तंजिया अंदाज में बोला। हाँ, और इस शर्त के बगैर मैं एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगा। ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन सबको दावत दे रहा हूँ कि ये एक के बाद एक आए, मुझे डंडों से पीटें। अगर मेरी जुबान खुलवा ली तो 100 रुपए दूंगा। मैंने अपनी जेब का अंदाजा लगाते हुए कहा। पूरे 100 रुपए? पुलिस अफसर हंस दिया। हाँ, पूरे 100 रुपए, इतने ही हैं मेरे पास। शर्त क्या है तुम्हारी? दूसरे बड़े अफसर ने पूछा, जो मेज के पीछे बैठा हुआ था। देखो भाइयों, बाप इंसान के लिए ईमान का दर्जा रखता है, माँ उसकी जन्नत होती है और बहनें इज्जत। क्या तुम्हें इस बात से इनकार है? ठीक है, आगे कहो। तो मैं अपने ईमान, अपनी जन्नत और अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा, और शर्त यह है कि तुम उसमें से एक लफ्ज भी झूठ नहीं समझोगे। खूब, चलो तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस कछुए को या तो यहाँ से भगा दो या फिर इससे कहो कि जुबान बंद रखे, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। मैंने गफूर की तरफ इशारा करके कहा। पुलिस अफसर को शायद मेरी बातें पसंद आ रही थी। वो बराबर मुस्कुराए जा रहा था। फिर उसने गफूर की तरफ उंगली उठाई। देख बे कछुए, अपनी जुबान बंद रखना, वरना जुबान बाहर निकाल ली जाएगी। समझ गया सरकार, मगर ये साला झूठा है, आप इसकी। गफूर ने इतना कहा और चीख पड़ा। पुलिस अफसर ने उसकी कमर पर ठोकर रसीद की थी। फिर उसने इशारा किया और 2 कांस्टेबल गफूर को पकड़कर बाहर ले गए। ये हुई बात, मैंने हंसकर कहा और पुलिस अफसर भी हंस पड़ा। तुम्हें खुशी हुई सरदार? पुलिस अफसर ने पूछा। हाँ साहब, इसकी सूरत देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। खैर छोड़ो, तो आपने मेहरबानी करके उसे बाहर भेज दिया। हाँ तो साहब, अब पूछो, क्या पूछना है? कितने अरसे से ये धंधा कर रहे हो? 2-3 महीने हुए हैं साहब। माल कहाँ बनता है? कब्रिस्तान में, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। कौन से कब्रिस्तान में? उसने पूछा और मैंने इत्मीनान से उसे कब्रिस्तान का पता बता दिया। तुम्हारे कितने साथी हैं? बहुत से हैं साहब, बहुत के नाम भी नहीं मालूम हमें। वैसे उन सब का उस्ताद वही रमजान है। रमजान कौन? पुलिस अफसर ने पूछा। कहने को तो वो गोरकन है, कब्रें खोदता है, मगर उसका असल धंधा यही है। अरे अगर मुझे मालूम होता तो मैं तो पहले ही उसे ठीक कर देता। कमजोर नहीं हूं उससे, बस घर वालों का ख्याल आ जाता है। अच्छा, अब अपनी सफाई भी पेश करने लगे।
सफाई वफाई की ऐसी तैसी, मैंने शराब का नाम जरूर सुना है साहब, पर कभी देखी नहीं। एक बोतल पर 15 रुपए मिलते थे मुझे। तुम कौन हो रमजान के? अरे उस ससुरे का कौन होता, मेरा और उसका क्या जोड़ साहब। मैं पूरी बात बताऊंगा। गांव से आया था, कराची के नौकरी करूंगा। जिम्मेदार जी ने अपने पैसों के लिए भेजा था, खुदा उनका भला करे। पर उस कराची का तो बाबा आदम ही निराला है, जिसे देखो यूं अकड़ा फिरता है जैसे साला थानेदार लगा हो कहीं का। बारिश में एक घर में घुस गया तो उन्होंने चोर समझा, कब्रिस्तान में पनाह ली तो रमजान ने पकड़ लिया। बस फिर रमजान ने अपने ही घर में रख लिया। बड़ी हमदर्दी जताई थी उसने, कहने लगा कि ऐसा रखूंगा जैसा शहजादे रहते हैं। साहब कराची में अपनी जान पहचान वाला कोई नहीं है। एक था मगर उसका पता इतनी बड़ी बस्ती में चलाना बड़ा मुश्किल है। सो हमने सोचा साहब जी के ठीक है, मगर वो बड़ा ही गलत आदमी है साहब। आज पता चला कि वो है ही बदमाश। छमिये बेचारी पर इतना जुल्म करता है कि बस पूछो ही मत। तो साहब उसने हमसे कहा कि थैलियों में रख कर ये बोतलें दुकानों में दे आया करूं। मैंने सोचा कौन सा बड़ा काम है, और फिर नौकरी करनी ही है। हमने उसकी बात मान ली। पर खुदा की कसम साहब, हमने इतनी बड़ी कस्में खाई हैं। और देखो साहब जी, इंसान के पास दो ही चीजें होती हैं, माँ बाप और इज्जत। और इन चीजों की कसम खाकर इंसान झूठ नहीं बोलता। पुलिस अफसर मेरी बातों पर गौर करने लगा था। फिर उसने कहा, तो तुम 3 महीनों से उसके पास हो? हाँ साहब। अच्छा सरदार, एक बात और बताओ। जी साहब पूछो, मैंने मुस्तादी से कहा। तुम्हारे ख्याल में ये रमजान शराब खुद बनाता है या कहीं से लाता है? खुद बनाता है साहब, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। अब तो बहुत सारी बातें हमारी समझ में आ रही हैं। अच्छा अच्छा, मगर उसकी भट्टी कहाँ है? वहीं कब्रिस्तान में। कहाँ? एक कब्र के नीचे। तुम उसका पता बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? जब हमने आपको सारी बातें बता दी तो ये बात बताने में क्या हर्ज है? हमें खुद पता नहीं था, बस एक दिन कब्र में रोशनी देखी तो नीचे उतर गए। वहां हमने बहुत से आदमियों को काम करता देखा। रमजान का ख्याल था कि किसी को बता देंगे, और उसने उसके लिए हमसे बहुत सी कस्में ली और कहा कि किसी को बताना मत। पर साहब ये शराब वाली बात, खुदा की कसम, हमको मालूम नहीं थी। खूब, पुलिस अफसर ने हंसते हुए कहा। अच्छा सरदार, तुम ये बोतलें कहाँ कहाँ पहुंचाते थे? सिर्फ 2-3 दुकानें मालूम है साहब, हम तुम्हें उनका पता बता सकते हैं। हमारे अलावा दूसरे लोग भी ये काम करते हैं। तुम हमें सिर्फ उन दुकानों का पता बता दो। पता तो हमें नहीं मालूम, पहले हमें कब्रिस्तान ले चलो, यहाँ से हम तुम्हें उन दुकानों पर पहुंचा देंगे। ठीक है मिर्जा, छापे की तैयारियां करो। ज्यादा देर करने से इसे शुभा भी हो सकता है। पुलिस अफसर ने दूसरे आदमी से कहा और वो बाहर निकल गया। एक और अफसर बैठा गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, ये शख्स बन तो नहीं रहा? क्यों? पुलिस अफसर ने पूछा। अरे बड़े सुअर होते हैं ये लोग, भोले बनकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे बारे में कह रहे हो साहब? तुम तो सूरत से ही बेवकूफ नजर आते हो, हम क्या बनाएंगे? मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। सरदार, पुलिस अफसर ने तेज लहजे में कहा, तो ये हमें गाली क्यों दे रहे हैं? पिस्तौल पड़ा है उनकी गर्दन में, कहो उतारें और गोली मारें। पर हाथ जोड़ा है मैंने साहब, गाली नहीं, जुबान बंद रखो। इससे भी कहो जुबान बंद रखे, मैंने तेज लहजे में कहा। ठीक है ठीक है। नहीं अय्याज, सीधा साधा आदमी है, मुझे यकीन है कि झूठ नहीं बोल रहा, पुलिस अफसर ने कहा। अय्याज कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर वो उठकर बाहर निकल गया। तब पुलिस अफसर ने कहा, देख सरदार, तुम मुझे बुरे आदमी मालूम नहीं होते। तुम्हें एक तलकीन करना चाहता हूँ, हमेशा दिमाग ठंडा रखा करो, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करो, वरना पुलिस के चुंगल में फंसकर आदमी कुछ नहीं रहता। मगर साहब क्या गाली भी बर्दाश्त कर लिया करें? सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है दोस्त। बहरहाल तुम पुलिस की मदद करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी मुसीबत में ना फंसने दूं। तैयार हूं साहब, तुम चलो तो सही, मैंने कहा। थोड़ी देर के बाद वो दूसरा आदमी आ गया जिसे तैयारियों के लिए कहा गया था, और उसने आकर इत्तला दी कि तैयारियां मुकम्मल हैं। चुनाचे अफसर मुझे बाहर लेकर निकल आया। पुलिस की कई गाड़ियां चल पड़ी, बड़ी तैयारियां की गई थी। एक गाड़ी में मैं भी अफसर के साथ था। मेरे हाथों में बदस्तूर हथकड़ियां पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद हम कब्रिस्तान के करीब पहुंच गए। पुलिस की गाड़ियां कब्रिस्तान के चारों तरफ फैल गई थीं।
اور پولیس والے ان سے کود کود کر قبرستان کی دیواروں پر چڑھنے لگے اور پھر وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ میں جس جیپ میں بیٹھا تھا وہ قبرستان میں داخل ہو گئی۔ رمضان کہاں ملے گا؟ افسر نے مجھ سے پوچھا۔ وہ اس طرف۔ میں نے رمضان کے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ اور قبر کہاں ہے؟ جس کے نیچے تہہ خانہ ہے، وہ اس درخت کے نیچے۔ میں نے قبر کی نشاندہی بھی کر دی اور پولیس افسر نے اپنے چند آدمیوں کو میری نگرانی کے لیے کہا اور پھر خود جیپ سے اتر کر بہت سے پولیس والوں کے ساتھ مکان کی طرف بڑھ گیا۔ قبرستان میں پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی اور مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پولیس والے رمضان کے مکان میں گھس گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ بہت سے لوگوں کو پکڑے ہوئے باہر نکل آئے۔ قبر کے نیچے بھٹی سے بھی آدمی پکڑے گئے تھے۔ کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پکڑے جانے والوں میں رمضان بھی تھا اور چھمیے بھی۔ چھمیے کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ پھر پولیس والے شراب بنانے کا سامان اٹھا اٹھا کر باہر رکھنے لگے اور فوٹوگرافر تصویریں بنانے لگے۔ کافی دیر تک وہ لوگ قبرستان میں رکے رہے تھے۔ چھمیے اور رمضان کو بھی اس جیپ میں بٹھا دیا گیا جس میں موجود تھا۔ رمضان نے خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ گردن ہلا کر بولا، تجھ سے یہی امید تھی سردار، جانتا تھا کہ ایک دن تو ہی مروائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، خاموشی سے چھمیے کی طرف دیکھنے لگا۔ چھمیے کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس افسر واپس آ گیا اور پھر اسی جیپ میں بیٹھ گیا۔ چلو، اس نے کہا۔ پولیس کی خاصی تعداد قبرستان میں رک گئی تھی۔ باقی لوگ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں پولیس افسر نے مجھ سے کہا، ہاں تو دوست، اب تم ہمیں ان دکانوں پر لے چلو جہاں جہاں تم شراب سپلائی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے صاحب، پہلی دکان تو اس طرف ہے، اس طرف چلیے، میں نے بے پرواہی سے کہا اور رمضان نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ چھمیے نے بھی اس بار میری طرف سہمے ہوئے انداز میں دیکھا تھا، لیکن میں نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ مجھے تو خود اس بات پر غصہ تھا کہ مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ میں یہ کیا چیز دکان پر سپلائی کرتا ہوں۔ شراب سے تو مجھے بچپن ہی سے نفرت تھی۔ ہماری بستی کے لوگ بھی شراب پیتے تھے اور شراب پینے کے بعد ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ ہر شخص ان پر نفرت کی نگاہ ڈالتا تھا۔ مجھے اس وقت سے اس چیز سے بے پناہ نفرت تھی۔ اگر میری بستی کے لوگ سن لیتے کہ میں اس شہر میں کیا کام کرتا ہوں تو سچی بات ہے کہ میں منہ دکھانے کے لیے دوبارہ بستی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے بھلا رمضان کی ان خونی نگاہوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اس دکان پر پہنچ گئے جہاں میں اکثر شراب کی بوتلیں لے جایا کرتا تھا۔ اس دکاندار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یکے بعد دیگرے ان تمام دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا جو اس کام میں ملوث تھے۔ شراب کی بوتلیں بھی وہاں سے برآمد ہوئی تھیں۔ اور کوئی دکان باقی ہے؟ پولیس افسر نے کہا۔ نہیں صاحب، میں انہی کے بارے میں جانتا تھا، باقی کے بارے میں ہمارا دوست رمضان بتائے گا۔ پولیس افسر نے رمضان کی صورت دیکھتے ہوئے کہا اور رمضان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انسپکٹر صاحب، بات ہی نہیں کی آپ نے تو ہم سے دکانیں کیا بتائیں گے، خود آپ کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اچھا، انسپکٹر نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، یہ تو آگے چل کر پتہ چل جائے گا، رمضان نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا اور انسپکٹر اسے دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے دوست، پولیس کی نوکری کر رہے ہیں، ہر طرح کے حالات سے نمٹنا جانتے ہیں، لیکن ان حالات سے نہیں نمٹ سکو گے۔ رمضان بڑے غرور سے بول رہا تھا۔ تم بکواس بند کرو ورنہ تم آنے والے حالات کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکو گے۔ پولیس افسر کا لہجہ خون خوار ہو گیا۔ پھر ہم تھانے پہنچ گئے۔ رمضان کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا، البتہ میں نے چھمیے کے لیے سفارش کی تھی۔ افسر صاحب، یہ لڑکی بالکل بے قصور ہے۔ رمضان دادا نے اس پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ یہ اب مزید ظلم نہیں سہ سکتی۔ جس طرح میں نے اب تک جھوٹ نہیں بولا، اس طرح آپ کے سامنے اس مسئلے میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ بڑی نیک اور شریف لڑکی ہے اور اس کا ان حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سردار، اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں گے، تم بے فکر رہو۔ اسے بھی تھانے میں بند کرو گے؟ میں نے افسردگی سے کہا۔ نہیں، خانہ پوری کرنے کے لیے اس کا بیان لیا جائے گا اور اس کے بعد اسے کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں یہ حفاظت اور آرام سے رہ سکے۔ تم اتنے اچھے آدمی ہو، میں تمہاری بات ٹال نہیں سکتا ہوں۔ شکریہ انسپکٹر صاحب، آپ واقعی شریف آدمی ہیں، میں نے کہا۔ شریف لوگوں کے ساتھ ہم شریف ہی رہتے ہیں، تمہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے سردار۔
हाँ तो बताओ, क्या रमजान ही इस सारे कारोबार का सरबराह है? हाँ अफसर साहब, हमने इसके अलावा और किसी को नहीं देखा, यही सब पर हुक्म चलाता है। क्यों छमिए, तुम भी तो बोलो। मैं क्या बोलूं? छमिए गर्दन झुकाए झुकाए बोली। अरे बोलो अब, तुम तो पुलिस वालों के पास हो, और तुमने भी मुझे ये नहीं बताया छमिए कि रमजान दादा शराब बनाता है। छमिए ने मुझे ऐसे देखा जैसे शिकायत कर रही हो। कह रही हो जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, उन बातों से तुम्हें और मुझे क्या फायदा हुआ, और रमजान के गिरफ्तार होने से ही हम दोनों को क्या मिल जाएगा? रमजान के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस अफसर वाकई मेहरबान इंसान था। मेरे और छमिए के साथ वो बहुत अच्छी तरह पेश आ रहा था। बाकी तमाम गिरफ्तार होने वालों को भी लॉकअप में बंद कर दिया गया और मुझे रात को दूसरी कोठरी में पहुंचा दिया गया। अफसर साहब, छमिए के साथ क्या सलूक करेंगे आप? तुम इत्मीनान रखो सरदार, मैंने उसका बयान ले लिया है। आज रात वो यही रहेगी, कल उसे दारुल अमान भिजवा दिया जाएगा। ये क्या होता है अफसर साहब? एक सरकारी इदारा है, वहां ये इत्मीनान से रहेगी और इसे कोई तकलीफ ना होगी। अफसर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपके इस एहसान का बदला कभी ना कभी जरूर उतारने की कोशिश करूंगा, मैंने कहा, और अफसर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उसके बाद मुझे छमिए का कोई हाल मालूम नहीं हुआ। अफसर से भी तीसरे दिन मुलाकात हो सकी। रमजान दादा को उसके साथियों के साथ जेल भेज दिया गया था। मुझे चंद रोज लॉकअप में ही रखा गया और फिर एक दिन हम सबको अदालत में पेश किया गया। रमजान दादा भी जेल से आया था। उस वक्त तक हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। रमजान दादा खिसक कर मेरे करीब आ गया और अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, बेटा सरदार, सब पता चल गया है मुझे, सब तेरा किया धरा है, लेकिन बच्चू भूल गया ये बात कि दोनों फिर मिलेंगे। बाहर मैं भी निकलूंगा और तू भी यहाँ होगा। मैंने क्या किया है रमजान? मेरी शराफत का यही सिला दिया तूने सरदार, शहजादों की तरह रखा तुझे, सब कुछ दे दिया था मैंने। सुनो रमजान, तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो। मैंने पुलिस वालों को कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन तुमने भी तो गलत किया था। मुझे एक बार भी नहीं बताया कि शराब का धंधा करते हो। देख लूंगा सरदार, अच्छी तरह देख लूंगा, लेकिन मैंने किया क्या है? भट्टी पर छापा किसने डलवाया? मैंने। दुकानों का पता किसने बताया? वो भी मैंने बताया। अगर मैंने कहा ना कि ये धंधा तो मुझे पसंद भी नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करता। अच्छा बेटा ठीक है, वक्त आने दे। वक्त की बात मत कर रमजान, मैं भी हाथ पांव रखता हूँ। क्या तुम मुझे चूहा समझते हो? मुझे भी गुस्सा। उसी वक्त पुलिस वाले हमें लेने आ गए। मजिस्ट्रेट साहब बैठ गए थे। हमारा चालान पेश कर दिया गया और फिर हमारे बयानात भी लिए गए। उसके बाद मुझे भी जेल भेज दिया गया। जेल की दुनिया भी अजीब थी, भांत भांत के लोगों से भरी हुई। मैं उस जगह से बहुत दूर था जहां रमजान दादा को रखा गया था, इसलिए जेल में रमजान से मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता दूसरी पेशी पर वो मुझे मिला था। उस रोज उसने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर कई पेशियां हुई और उसके बाद हमें सजा सुना दी गई। रमजान दादा और उसके कई साथियों को एक एक साल की कैद हुई थी। मुझे 3 महीने की सजा दी गई। बहरहाल शराब मेरे पास से भी बरामद हुई थी। सजा काटने के लिए हमें जेल भेज दिया गया, लेकिन अब हम बाकायदा कैदी थे और हमारे साथ जेल वालों का रवैया बदल गया था। मुझे जिस कोठरी में रखा गया था, यहाँ 5 कैदी और थे, एक से एक शरीर फितरत, हर एक के जुर्म संगीन। मुझसे तरह तरह की गुफ्तगू की थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। नजीर खान ने मुझे हाथों हाथ लिया था। आओ माशूक, यार बन जाएं, क्या काम दिखाया था? उसने मुस्कुराते हुए कहा। बेगुनाह हूं, मैंने कहा। वाह रे वाह, पहली बार आए हो शायद। क्या मतलब? ऐसी मासूमाना बातें पहली बार आने वाले ही करते हैं। जो 2-4 बार आते हैं वो ये जुमला भूल जाते हैं। हम तो यार हैं, हमसे क्या छुपाना। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा। झूठ भी नहीं बोलते? वाह, तो फिर यार जेल में क्यों आ गए? किसी मस्जिद के मुअज्जिन होते। खैर तुम्हारी मर्जी। कितने दिन के लिए आए हो? 3 माह के लिए। बस? अबे यार, देखने में तो शेर लगते हो। 3 माह की कैद भी कोई कैद होती है। बहरहाल ठीक है, बुरे कामों में सबसे अच्छा काम शराब बनाना है। वो गुर जानता हूँ शराब बनाने के कि दुनिया जानती है। और फिर तो एक नेक काम है। दिन भर के थके हुए लोग अगर लाल परी की आगोश में पनाह न लें तो फिर उन्हें और कहाँ पनाह मिल सकती है। बस बड़े सवाब का काम है जानी, और फिर धंधा भी खूब ही चलता है।
مجھے شراب سے نفرت ہے، میں نے جھلا کر کہا۔ اب ایک کفر بکتا ہے، کسی شرابی کی بددعا لگ گئی تو کبھی نہ پنپ سکے گا۔ شراب سے نفرت مت کرنا۔ ابے نذیر خان، یہ تیرے کام کا آدمی نہیں ہے، شیر عالم نے کہا اور میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا، ادھر آؤ بیٹے، میرے پاس بیٹھو۔ اور میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس کی باتوں میں مت آنا، ہمیشہ حلال کی کھاؤ، شراب تو ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے۔ ایسا کام کیوں کیا جائے کہ انسان ایمان بھی کھو بیٹھے؟ ہاں بابا، میں ایسا کوئی کام کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں تمہیں کینچی کا کھیل سکھاؤں گا، مہینے میں ایک بار کام کرو اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ کر کھاؤ۔ خدا کے بندوں کو روز روز پریشان مت کرو۔ کینچی کا کھیل؟ میں نے پوچھا۔ شیر عالم کا مطلب ہے جیب تراشی۔ یہ فن ہے بیٹے، اور فن مجرم نہیں ہوتا۔ فضول باتیں مت کرو، میں ان میں سے کوئی کام نہیں سیکھوں گا، میں غصیلے لہجے میں بولا اور وہاں سے بھی اٹھ گیا۔ لو، دنیا میں کچھ سیکھو گے یا نہیں؟ جیل میں بیٹے تمہیں اور کیا ہنر سکھایا جا سکتا ہے؟ شیر عالم نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بہرحال جیل کے دن، جیل کی راتیں گزرتی رہیں۔ یہ سارے فنکار مجھے اپنے اپنے ہنر سکھانے کی پیشکش کرتے رہے، لیکن میں یہ ہنر سیکھنے کے لیے تو کراچی نہیں آیا تھا۔ نہ جانے گھر والوں کا کیا حال ہو، طویل عرصے سے انہیں میری خبر نہیں ملی ہوگی، لیکن اس بات کا سکون تھا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں ہی میں نے انہیں اتنی رقم بھیج دی تھی کہ وہ مزید طویل عرصہ سکون سے گزار سکتے تھے۔ اس دن کے لیے میں زیادہ پریشان نہیں تھا۔ بہرحال جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ رمضان دادا بھی اسی جیل میں تھا، لیکن اتفاق تھا کہ 3 مہینے کے دوران ایک بار بھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اچھا ہی تھا کیونکہ یہ ملاقات خوشگوار نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی قید کے دنوں کا حساب نہیں رکھا تھا۔ پھر ایک دن مجھے جیلر صاحب نے طلب کیا اور میں ان کے سامنے پہنچ گیا۔ سردار علی، تمہاری قید کے دن ختم ہو گئے ہیں، آئندہ اچھے انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اچھا صاحب، تو پھر اب میں کیا کروں؟ اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں یہاں سے لے لو اور کرم دین انہیں باہر چھوڑاؤ، جیلر نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں جیل کی 4 دیواری کے باہر نکل آیا۔ باہر کی دنیا پہلے جیسی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے جیل سے باہر نکلنے کا دکھ ہوا۔ کم از کم چھت تو تھی، زندگی محدود تو تھی، ایک ایک لمحے کا خوف تو نہیں تھا، یہ احساس تو نہیں تھا کہ پھر کسی غلط آدمی سے نہ ٹکرا جاؤں اور وہ کسی مصیبت میں پھنسا دے۔ لیکن اب بے یار و مددگار کھڑا ہوا تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جسے میں اپنا کہہ سکوں، کوئی بھی تو نہیں تھا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ یہاں کھڑے رہنا بھی تو بے مقصد تھا۔ چلتا رہا اور نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آیا۔ پھر ایک فٹ پاتھ پر لوگوں کو دیکھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ہمت ہوئی اور میں بھی وہاں جا کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ طالب علم مجھ سے چند گز دور تھا۔ ایک بار اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس سے کچھ بات کروں اور میں ہمت کرنے لگا۔ پھر دوبارہ وہ میری طرف متوجہ ہوا تو میں نے اسے سلام کیا۔ وہ جواب دے کر میری طرف دیکھنے لگا۔ بھائی صاحب، یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا مطلب؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ گرو مندر۔ کیا تم یہاں اجنبی ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک دیہات سے۔ نوکری کرنے؟ وہ خوش اخلاق معلوم ہوتا تھا۔ ہاں۔ نوکری ملی؟ نہیں۔ کھانا کھایا؟ کھانا؟ ہاں، کھا لیا۔ کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے کہ گھر واپس جا سکو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز مسکراہٹ تھی، لیکن میں کچھ نہیں سمجھ سکا تھا۔ نہیں، میں گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ نوکری کرنے آیا ہوں۔ نوکری ضرور کروں گا۔ اور کیا کام کر سکتے ہو؟ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، بے پڑھے لکھوں کا جو کام مل سکتا ہے ضرور کروں گا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں، میرا دل گھبرا رہا تھا تو تم سے باتیں کر لیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری پڑھائی میں حرج ہوا، میں نے معذرت آمیز انداز میں کہا اور دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ طالب علم پڑھنے لگا تھا، لیکن پھر اس نے کئی بار مجھے دیکھا۔ انداز عجیب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھسک کر میرے پاس آ گیا۔ جانتے ہو یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہیں؟ میں چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا۔ ہر گلی کوچے میں تباہ حال مسافر ملتے ہیں، نوجوان بولا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ جو کہیں سے آئے ہوتے ہیں، راستے میں ان کی جیب کٹ گئی ہوتی ہے اور ان کے پاس واپس جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ بس کا کرایہ مانگتے ہیں اور بعض خدا ترس انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔
लेकिन वो जो बमुश्किल कुछ रकम उन्हें दे दे, अगर एक हफ्ते या इसके दूसरे ही दिन किसी और मकाम पर किराया मांगते देखे तो उसकी क्या हालत होगी। ओह, तो वो लोग धोखा करते हैं। हाँ, बड़े बड़े फनकार पड़े हुए हैं यहाँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें भी उनमें से एक समझा था। कहाँ रहते हो? मैंने कहा ना, कहीं नहीं रहता, अभी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जल्द ही कहीं नौकरी करके ठिकाना भी बना लूंगा। गाँव वापस नहीं जाओगे? मर्द के कदम कभी वापस नहीं जाते। वाह, उम्दा बात कही है। क्या नाम है तुम्हारा? सरदार अली। मेरा नाम गयास है। मगर सरदार अली, कैसी नौकरी करोगे तुम? जैसी भी मिल गई, अल्लाह मालिक है। मैं जैकब लाइन में रहता हूँ सरदार। बाप मर गया है, एक छोटी बहन है और माँ है। इंटर में पढ़ रहा हूँ। सुबह को मैं अखबार डालता हूँ घरों में। वो मेरी साइकिल देख रहे हो? उसने एक तरफ इशारा किया और मैंने साइकिल देखकर गर्दन हिला दी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लगा सकता हूँ। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। यार, 8 बजे मुझे कॉलेज जाना होता है, इसलिए ज्यादा काम नहीं करता, बस करीब के घरों को पकड़ लिया है। लेकिन अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा काम बढ़ाया जा सकता है। वो किस तरह? करीब के घरों में तुम अखबार डाल दिया करो, मैं जरा दूर निकल जाऊंगा। एजेंसी का मालिक कई बार मुझसे कह चुका है, तुम्हें इतनी आमदनी जरूर हो जाएगी कि वक्ती तौर पर काम चल जाए, और तुम्हारे पास तो पूरा दिन है, बाद में कोई और धंधा देख लेना। यूं समझो कि सुबह को इस वक्त जब लोग सोकर भी नहीं उठते, हमारा काम खत्म हो जाता है और हम 10-12 रुपए कमा लेते हैं। वाह, मैंने खुश होकर कहा। क्या तुम मेरी ये मदद कर सकते हो गयास? हाँ, यकीनन। उसके बाद मैं तुम्हें किस्तों पर साइकिल दिला दूंगा और फिर तुम भी दूर निकल जाया करना। इस कराची में इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता, बस जरा मेहनत करना पड़ती है। मैं मेहनत से नहीं घबराता गयास। तो ठीक है सरदार, आओ चलें, मैं अपनी माँ से तुम्हारा तारुफ करा दूं, और हाँ, तुम हमारे साथ भी रह सकते हो। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखने लगा। अनोखे ख्यालात जहन में आ रहे थे। दिल चाह रहा था कि उस हमदर्द दोस्त को अपने बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर अकल ने साथ दिया और खामोश रहने में ही आफियत समझी। यहाँ के लोग हकीकतों को बर्दाश्त नहीं करते। गयास मुझे अपने साथ साइकिल पर बिठा कर ले चला। थोड़े से फासले पर एक गरीब बस्ती में उसका घर था। चटाइयों और बांसों से बनी हुई एक झोंपड़ी थी जिसमें एक कमरा बना था और उस पर टीन की छत पड़ी थी। उसके बाद सहन था और सहन के बाद चटाई की छत वाला एक कमरा जो गयास का था। गयास ने साइकिल अंदर खड़ी की और फिर मुझे भी अंदर ले आया, अपने कमरे में बिठा दिया और वो अंदर चला गया और न जाने अपनी माँ से क्या बातें करता रहा। फिर एक खातून उसके साथ अंदर आई, सादा से नकूश और सादा लिबास पहने हुए थी। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने खलूस से जवाब दिया, बैठो बेटे, गयास ने तुम्हारे बारे में बताया है। मैं खुशी से तैयार हूँ, तुम यहाँ रहो और काम करो। गयास मेरा इकलौता बेटा है। अब मैं समझूंगी कि मेरे 2 बेटे हो गए। मैं खामोशी से सुनता रहा। बस बेटे, गरीबों के पास कुछ भी नहीं होता। हाँ, हम लोग अपने मुंह से अपने आप को इज्जतदार जरूर कह लेते हैं, यही शायद सरमाया होता है, और यहाँ रहकर इस सरमाए की हिफाजत भी करना होगी। मुझसे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी माँ जी, बड़ी खुशी से यहाँ रहो, इस झोंपड़ी को अपनी समझो। गयास एक पलंग अंदर से लाकर यहाँ डाल देना और दोनों भाई यहाँ रहना। जी अम्मी, गयास ने जवाब दिया। ये सहारा मेरे लिए बहुत बड़ा था। दूसरे ही दिन गयास मुझे अपने साथ साइकिल पर बिठाकर ले गया और वो घर दिखा दिए जहां मुझे अखबार डालने थे। मैंने अच्छी तरह वो सारे घर ज़हन नशीन कर लिए थे और फिर तीसरे दिन से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बड़ा ही अच्छा था ये छोटा सा खानदान, बहुत मुखलिस। गयास हस्बे मामूल कॉलेज चला जाता, दोपहर को आता, पढ़ने चला जाता और फिर शाम को हम दोनों मिलकर गप्पे हाँकते थे। मैंने आज तक गयास पर अपनी पिछली जिंदगी जाहिर नहीं की थी, लेकिन अक्सर मुझे माजी का ख्याल आ जाता था। घर वाले याद आते, उन्हें खत डालने को जी नहीं चाहता था। क्या लिखता, 3 महीनों के बारे में क्या कहता। फिर एक दिन मुझे छमिये याद आई, वो मजलूम लड़की, और दिल इतना बेताब हुआ उसके लिए कि मैं घर से निकल आया। मैंने सोचा कि उसके बारे में मालूमात हासिल करूं, देखूं तो सही कि वो किस हाल में है। उस बेचारी का भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उसके बारे में मालूमात कहाँ से हासिल करूं। पुलिस अफसर ने मुझे बताया तो था कि वो किसी सरकारी इदारे में भेज दी गई है, लेकिन कहाँ, ये नाम याद नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं
पुलिस थाना पहुंच गया और सीधा अंदर चला गया, लेकिन वहां एक दूसरा अफसर बैठा था। वो कहाँ गए? मैंने पूछा। वो जो दूसरे अफसर थे, ओह, वो यहाँ से चले गए। क्या काम है तुम्हें? वो जी छमिये के बारे में पूछना चाहता था। कौन छमिये? वो जी जो रमजान के साथ रहती थी, मैंने कहा, और पुलिस अफसर मुझे घूरने लगा। फिर उसने किसी को आवाज दी, अकरम खान, इसकी सुनो क्या कह रहा है। फिर एक और नया आदमी वहां आ गया, लेकिन मेरी बात किसी की समझ में नहीं आई और उन लोगों ने मुझे यहाँ से भगा दिया। बड़ी अनोखी दुनिया थी ये, बड़े ही अजीब लोग थे। मैं अफसुर्दा सा वापस आ गया। अम्मी और रोशन मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। रोशन गयास की बहन थी, 12-13 साल की बच्ची, लेकिन इस बस्ती के माहौल से अलग। ये भी शरीफ खानदान के मुसीबत ज़दा लोग थे। कोई सरमाया नहीं था, बस जिंदगी घसीट रहे थे। बहरहाल यहाँ मेरे दिन अच्छे कट रहे थे। लेकिन कराची पुरसुकून नहीं है। यहाँ के लोग नित नए हंगामों से दो चार रहते हैं, और अब तो मैं भी यहीं का एक बाशिंदा था। चुनाचे मैं किस तरह पुरसुकून रह सकता था। गयास के साथ रहते हुए दूसरा महीना था। 2 महीने की आमदनी तकरीबन 300 रुपए थी, जिसके बढ़ने की उम्मीद भी थी। लेकिन अब मैंने संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया था कि बाकी दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। गयास ने भी मशवरा दिया था कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे। घरों से अखबार के बिलों की वसूलियाबी के बाद गयास ने 300 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और मैंने वो सारे पैसे अम्मी को दे दिए। अरे मैं क्या करूं इनका बेटे? आप रखें अम्मी, क्या मैं गयास से अलग हूं? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा खर्च भी तो है।